चलो, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी हम लोग कुछ दिन 12th वालों के लिए रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का, कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स का। ठीक है, तो अच्छे से आप लोगों को वीडियोस देखनी है और उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि जब तक न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करोगे तब तक थियरी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो लेक्चर्स को अच्छे से देखो और उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करो। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले दो टर्म्स आपको आनी चाहिए। रे क्या होती है, ठीक है, बीम क्या होती है। ये बार बार आप हर न्यूमेरिकल में इन टर्म्स को देखेंगे कि एक लाइट रे और एक लाइट बीम क्या होती है। ठीक है, तो बेसिकली लाइट बीम क्या होती है, लाइट बीम आपका बंडल ऑफ लाइट रेज होती है। मतलब बहुत सारी लाइट रेज का जो ग्रुप है उसको हम बोलते हैं लाइट बीम। ठीक है, और रे क्या होती है आपकी, रे होती है नैरो बीम ऑफ लाइट। बहुत पतली लाइट की बीम, उसको हम क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज ये पैरेलल रेज आ रही हैं। ठीक है, तो इन सारी रेज के जो बंडल हैं, ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है जिसमें से जा रही है। ठीक है, इन सारी रेज का जो बंडल है इसको हम क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट। ठीक है, और अगर इसको बहुत पतला कर दें तो उसको हम क्या नाम देते हैं, रे। तो रे बेसिकली क्या है, रे एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है आपका, जो कि लिया गया है ताकि हम लाइट का प्रोपागेशन पढ़ सके रेक्टिलिनियर वे में। ठीक है, मतलब रे की हेल्प से हम क्या बताते हैं कि लाइट जो है वो रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन आपकी शो करती है। रेक्टिलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। सही है, तो रे ऐसा प्रैक्टिकल कोई चीज़ नहीं है। रे बेसिकली एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है टू एक्सप्लेन द रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। ठीक है, रे इज बेसिकली अ theoretical concept to explain rectilinear propagation of light। ठीक है, रे बेसिकली एक थेरेटिकल कंसेप्ट है टू एक्सप्लेन रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर मतलब लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अच्छा, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ ध्यान देना कि आपके सिलेबस में जो रेज हैं, जो नीट और मेंस में हैं, दे आर पैरेक्सियल रेज। ठीक है, तो पैरेक्सियल रेज कौन सी होती है, दोज रेज विच आर वेरी नियर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, वो रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास होती हैं, दोज आर कॉल्ड पैरेक्सियल रेज। ठीक है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत दूर होती हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है, वैसे उनको मार्जिनल रेज बोला जाता है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत दूर होती है। ठीक है, पर आपके सिलेबस में सारी की सारी रेज जो होंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास में होंगी। सपोज ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो रेज ऐसा प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास पास होंगी। ठीक है, ऐसी रेज को हम क्या बोलते हैं, पैरेक्सियल रेज। तो ये था कि चैप्टर में है क्या क्या, मतलब रेज बीम ये सब होता क्या है। ठीक है, क्योंकि हम इस चैप्टर में टर्म्स बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं हमारा रिवीजन। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बेसिकली तीन, या बोला जाए तो चार मेन टॉपिक्स में डिवाइड होता है। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है आपका, फर्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, सेकंड टॉपिक है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, और किसके ऊपर, प्लेन सरफेस, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म मतलब हर साल क्वेश्चन आता है प्रिज्म का, चाहे वो मेंस हो चाहे वो नीट हो। थर्ड हम पढ़ेंगे इसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कहाँ पे,
कर्व्ड सरफेस में, जिसमें हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं, लेंसेज, ठीक है। और लास्ट हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो हम ट्राई करेंगे एक लेक्चर में एक कवर करने का, क्योंकि अभी सिर्फ रिवाइज करना है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान दो, इस रिवीजन में मैं डेरिवेशंस नहीं कराने जा रहा हूँ। तो डेरिवेशंस आप सबके पास अपनी नोटबुक्स में होंगी। तो डेरिवेशन के लिए अब तो बोर्ड भी हो गया, तो डेरिवेशन की उतनी कुछ खास ज़रूरत है नहीं, और स्पेशली नीट में तो डेरिवेशन से क्वेश्चन बहुत रेयरली पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला बताऊँगा, उनको कैसे यूज़ करना है वो सब, ठीक है। और सारी चीज़ें रिवाइज करेंगे एक बार, ठीक है। तो मैं डेरिवेशन किसी भी चीज़ की नहीं बताऊँगा, नहीं तो अदरवाइज़ बहुत टाइम लग जाएगा इन सबको कवर करने में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो जो फर्स्ट है वो है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्लेक्शन का मतलब पता है ना, लाइट किसी सरफेस पे टकरा के वापस उसी मीडियम में आती है, तो उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। जो रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, वो किन लॉज के हिसाब से होता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या है, सपोज ये कोई सरफेस है, ठीक है, ये आपकी इंसिडेंट रे है, ठीक, ये नॉर्मल है, ठीक है, और ये आपकी कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड रे। तो अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल आई सबटेंड कर रही है और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल आर, तो फर्स्ट लॉ क्या है रिफ्लेक्शन का, फर्स्ट लॉ इज एंगल आई मस्ट बी इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, सेम। हम सारे के सारे रे डायग्राम जो है वो इसी लॉ के ऊपर बनाएंगे रिफ्लेक्शन में, एंगल आई शुड बी इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। तो इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, वही एंगल रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाएगी, ठीक है। दूसरा क्या है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन, सबके सब एक ही प्लेन में लाई करेंगे। एक ही प्लेन में लाई करने का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले आपस में, ठीक है, तो वो इक्वल होगा, मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। जैसे खुद करके देखो, ये नॉर्मल हो गया आपका अपवर्ड है, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, ठीक है। इंसिडेंट क्रॉस नॉर्मल करो, तो यहाँ तो एक का हेड एक का टेल मिल रहा है, यहाँ नहीं, थोड़ा आगे ये, ठीक है। तो इंसिडेंट से नॉर्मल, इंसिडेंट से नॉर्मल किधर आएगा, आउटवर्ड। सिमिलरली रिफ्लेक्टेड रे और ये आपका नॉर्मल, ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड से नॉर्मल ये भी किधर आएगा, आउटवर्ड। सेम प्लेन में लाई करने का मतलब क्या है, इंसिडेंट रे का जो यूनिट वेक्टर है, मतलब इंसिडेंट रे का जो क्रॉस प्रोडक्ट नॉर्मल के साथ आएगा वो इक्वल होगा रिफ्लेक्टेड रे का जो नॉर्मल के साथ आएगा, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ आपका क्या है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे सबके सब किस में लाई करते हैं, सेम प्लेन में आपके लाई करते हैं, ठीक है। सेम प्लेन में लाई करने का मतलब, इंसिडेंट रे के अलोंग अगर हम एक यूनिट वेक्टर लें, यूनिट वेक्टर का मतलब पता है ना, मतलब इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में कोई वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, और नॉर्मल के अलोंग कोई यूनिट वेक्टर ले, उसका क्रॉस प्रोडक्ट आपस में लें, ठीक है, वो आएगा प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है। इस केस में किधर आ रहा है, बाहर की तरफ। सिमिलरली रिफ्लेक्टेड के अलोंग यूनिट वेक्टर लें, उसका क्रॉस प्रोडक्ट लें, नॉर्मल के अलोंग कोई यूनिट वेक्टर है, ठीक है, उसका भी क्रॉस प्रोडक्ट किधर आएगा, बाहर। ये मतलब होता है सेम प्लेन में लाई करने का, ठीक है। तो जनरली हम फर्स्ट लॉ के ऊपर क्या पढ़ेंगे, सारे के सारे रे डायग्राम हम इसी से बनाएंगे, ठीक है। तो इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो इक्वल होगा जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी, ठीक है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन हम स्टडी करते हैं प्लेन सरफेस पे, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सबसे पहले हम करेंगे प्लेन सरफेस पे, और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, प्लेन मिरर, ठीक है। इसके बाद ये खत्म होने के बाद हम पढ़ेंगे कर्व्ड सरफेस पे, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर पे जनरली क्वेश्चन नहीं आता है, चाहे वो एडवांस हो, चाहे मेंस हो, चाहे नीट हो, ठीक है। बहुत
रेयरली कभी क्वेश्चन आया, 5-6 साल में तो आता है, अदरवाइज कर्व्ड सरफेस पे कभी कभी आ जाता है, वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चैप्टर में मेन जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका रिफ्रैक्शन, ठीक है, उसमें लेंसेज भी इंपॉर्टेंट है, प्रिज्म भी इंपॉर्टेंट है, वो सब रिफ्लेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, पर उतने क्वेश्चन इससे जनरली आते नहीं है, ठीक है। तो प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर में आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, इमेज डिस्टेंस जो होता है, मतलब जो प्लेन मिरर इमेज बनाती है वो इक्वल होता है किससे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से। मतलब ऑब्जेक्ट जितना आगे रखा होगा प्लेन मिरर से उतना ही पीछे आपकी क्या बनेगी? इमेज बनेगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है? जो इमेज का नेचर होगा, नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो नेचर है उससे ऑपोजिट नेचर की आपकी इमेज बनती है। मतलब रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनाता है, ठीक है। रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनाएगा, ठीक है। ये है सेकंड प्रॉपर्टी। ये सब हम रे डायग्राम में भी अच्छे से देखेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? अगर कोई हमारे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, जैसे हम खुद, ठीक है, या कोई और चीज़, उसको हम प्लेन मिरर की हेल्प से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, मतलब वो प्लेन मिरर के सामने खड़ा है, तो क्या होगा? उसकी जो इमेज की हाइट होगी वो इक्वल होगी ऑब्जेक्ट की हाइट के। मतलब हम अगर खुद h हाइट के हैं, ठीक है, तो हमारी जो इमेज प्लेन मिरर बनाएगा वो भी कितने हाइट की होगी? h हाइट की। उतनी दूरी पे होगी जितनी दूरी पे हम उससे खड़े हैं, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? फोर्थ प्रॉपर्टी इज, इमेज जो बनाता है प्लेन मिरर, इमेज फॉर्म्ड इज लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है। इमेज फॉर्म्ड इज लेटरली इन्वर्टेड, मतलब अगर हम सामने राइट हैंड रखें, सपोज ये प्लेन मिरर है, इसके सामने हमने ये लेफ्ट हैंड है, हाँ, ये लेफ्ट हैंड हमने रखा, ठीक है, तो इसकी इमेज कैसी बनेगी? इसकी इमेज ये बनेगी, ठीक है। लेफ्ट हैंड की जो इमेज है वो राइट हैंड की इमेज बने, मतलब लेफ्ट हैंड अगर हम सामने रखते हैं तो इमेज कुछ ऐसी बनेगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्लेन मिरर से जो थंब का टिप का डिस्टेंस है वही डिस्टेंस होगा इमेज में जो थंब का टिप का डिस्टेंस होगा प्लेन मिरर से, पहली प्रॉपर्टी, ठीक है। सिमिलरली लास्ट वाली जो फिंगर है उसके जो टिप का डिस्टेंस होगा प्लेन मिरर से, वही इमेज में जो लास्ट फिंगर आएगी उसकी टिप का डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। तो क्या ये लेटरली इन्वर्टेड बनी? इसकी ये इमेज बनती है आपकी, ठीक है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि एक प्लेन मिरर जो है वो जो इमेज बनाता है दैट इज लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? फिफ्थ प्रॉपर्टी है जो न्यूमेरिकल्स में काम आएगी कि सम ऑफ, वैसे आता नहीं है इसका न्यूमेरिकल, टाइम शॉन बाय इमेज एंड एक्चुअल टाइम ऑफ क्लॉक, वो कितना होता है आपका? 12, ठीक है। मतलब अगर इमेज में 840, सॉरी, अगर आपके घड़ी में 840 टाइम हो रहा है और आपको उसकी इमेज दिख रही है किसमें? प्लेन मिरर में, तो इमेज में टाइम कितना दिखेगा? 320, ताकि जो समय वो कितना हो आपका? 12, ठीक है। चलो, तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी किसकी? प्लेन मिरर की, ठीक है। डायग्रामेटिकली अब इसको समझते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं क्या, मतलब रियल की वर्चुअल इमेज कैसे बनाता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनाता कैसे है, और दूसरी चीज़ डिसाइड कैसे करना है कि ऑब्जेक्ट रियल है कि वर्चुअल। आदों से तो यही डिसाइड नहीं हो पाता कि ऑब्जेक्ट हमारा रियल है या वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या इमेज रियल है या वर्चुअल इमेज है, ठीक है। क्वेश्चन इसके जनरली कंसेप्चुअल पूछता है कि इमेज बताओ कैसी बनेगी, ऑब्जेक्ट बताओ कैसा है, ठीक है ना। तो उसको कैसे डिसाइड करना वो हम ध्यान से देखते हैं। तो डायग्रामेटिकली हर चीज समझते हैं। सपोज ये हमारा कोई प्लेन मिरर है, ठीक है, ये कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, एक्सटेंडेड बॉडी भी हो सकती है पर अभी मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट ले रहा हूं, विच इज एट अ डिस्टेंस सपोज d, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमने पढ़ा था उसका मतलब क्या है कि अगर ये ऑब्जेक्ट d डिस्टेंस दूरी पे है तो इमेज भी कितना दूर पे बनेगी?
उतना ही d डिस्टेंस दूर पे आपकी इसकी इमेज बनेगी। और क्योंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी कैसी बनेगी, पॉइंट इमेज आपकी बनेगी। कैसे बनती है ध्यान से सुनो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ध्यान में रखो सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले क्या, सपोज ये कोई रे आई, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या कंसिडर किया जाता है, ध्यान देना, ऑब्जेक्ट ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में क्या कंसिडर किया जाता है, सोर्स ऑफ लाइट, मतलब जिससे लाइट रेज आपकी निकल रही है, ठीक है। चलो तो सबसे पहली रे मैंने ये ले ली, ऐसी हजारों रे निकलेंगी इस पे, कुछ ही रे लेते हैं, सारी लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली ये, ठीक है, क्या ये मिरर के नॉर्मली इंसिडेंस हुई, तो मिरर के अगर नॉर्मली इंसिडेंस हुई, ठीक है, तो क्या यही नॉर्मल बनेगा, तो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है, जीरो, तो एंगल आई इज जीरो, एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो, तो ये वापस रिट्रेस कर जाएगी अपना पाथ। तो ये हमेशा याद रखना, आपको डायग्राम में काम आएगा। जब भी कोई रे नॉर्मल के अलोंग इंसिडेंस होती है, चाहे वो रिफ्लेक्शन में हो चाहे वो रिफ्रैक्शन में हो, तो एंगल आई जीरो हो जाएगा। तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी या रिफ्रैक्शन में जब हम पढ़ेंगे तब जो रिफ्रैक्टेड रे होगी, ठीक है, वो वापस अपना पाथ रिट्रेस कर लेगी, ठीक है। मतलब कोई रे नॉर्मल के अलोंग इंसिडेंस हुई तो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन होने के बाद वो उसी पाथ से वापस लौट जाएगी, ठीक। अच्छा, दूसरी रे देखो, दूसरी रे सपोज मैं ये ले लेता हूं, आप कोई भी ले सकते हैं, मैंने ये वाली ले ली। क्या इसका रिफ्लेक्शन होगा, कैसे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल, नॉर्मल के साथ कुछ एंगल थीटा अगर बना रही है तो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो भी नॉर्मल के साथ क्या बनाएगी, थीटा एंगल बनाएगी, ठीक है, समझ रहे हो। चलो अब ध्यान से सुनो, अब कंफ्यूजन जो होती है वो क्या होती है कि ऑब्जेक्ट रियल है वर्चुअल है, इमेज रियल है वर्चुअल है। तो सबसे पहली चीज इंसिडेंट रे से आप डिसाइड करेंगे ऑब्जेक्ट का नेचर, हमेशा याद रखना, और रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्शन में रिफ्रैक्टेड रे, उनसे हम डिसाइड करेंगे इमेज का नेचर, ठीक है। तो इंसिडेंट रे से ऑब्जेक्ट का नेचर कैसे डिसाइड करना, ध्यान से सुनना सब लोग, ठीक है। इंसिडेंट रे से ऑब्जेक्ट का नेचर कैसे डिसाइड करना है, अगर इंसिडेंट रे एक्चुअल में आपकी जो है वो देखो यहां से, इस केस में देखो, क्या इंसिडेंट रे एक्चुअल में निकल रही है, तब जो ऑब्जेक्ट होगा आपका वो क्या होगा, रियल ऑब्जेक्ट। या बहुत बुक में ऐसा भी बोला गया कि अगर इंसिडेंट रे डाइवर्जिंग है आपकी, मतलब किसी जगह से निकल रही है, किसी सोर्स से निकल रही है, तो वो सोर्स क्या होगा आपका, रियल ऑब्जेक्ट होगा। क्या ऐसा ही है, इंसिडेंट रे डाइवर्ज कर रही है, ठीक है, तब जो ऑब्जेक्ट होगा आपका कौन सा होगा, रियल ऑब्जेक्ट, ठीक। अब ध्यान से सुनो, अब इमेज देखते हैं इस केस में कैसी बनेगी। ऑब्जेक्ट तो रियल हो गया, वो समझ में आ गया, तो ऑब्जेक्ट इज रियल ऑब्जेक्ट। इमेज देखते हैं कैसी बनेगी। अब इमेज कैसी बनेगी, क्या ये एक रिफ्लेक्टेड रे है, क्या ये एक रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, क्या ये कुछ यहां से आपको आती हुई दिखाई देंगी, मतलब जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहां से ये रेज आती हुई दिखाई देंगी, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे यहां से आती हुई, क्या एक्चुअल में कहीं मिल रही है रिफ्लेक्टेड रे, नहीं। अगर रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में कहीं मिलती हैं, सुनना ध्यान से, अगर रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में कहीं मिलती है, जो कॉनकेव मिरर के केस में होते हैं, याद करो पहले 5 केसेस में, तो एक्चुअल में अगर रिफ्लेक्टेड रे मिलती हैं तब जो इमेज बनती है वो रियल बनती है, समझ में आ रहा है। पर अगर ये रिफ्लेक्टेड रे कहीं से आती हुई अपीयर होती हैं, ध्यान से सुनना, आती हुई अपीयर होती हैं, तब जो इमेज बनती है आपकी वो कौन सी बनती है, वर्चुअल इमेज, समझ में आ रहा है। अगर एक्चुअल में कहीं पे मिलेंगी रिफ्लेक्टेड रे तब जो इमेज बनेगी वो रियल इमेज बनेगी, पर अगर रिफ्लेक्टेड रे कहीं से आती हुई अपीयर हो रही हैं तब जो इमेज बनेगी दैट विल बी वर्चुअल। सेम फंडा ऑब्जेक्ट के साथ है, अगर इंसिडेंट रे एक्चुअल में आपकी निकल रही हैं कहीं से तब जो ऑब्जेक्ट होगा दैट विल बी रियल ऑब्जेक्ट, और अगर इंसिडेंट रे कहीं पे मिलती हुई अपीयर हो रही हैं तब जो ऑब्जेक्ट होगा दैट विल बी वर्चुअल ऑब्जेक्ट। एकदम सिंपल, समझ में आ गया। तो खासियत क्या प्लेन मिरर की, जितना दूर ऑब्जेक्ट उतना दूर इमेज पहली, रियल ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज, वर्चुअल इमेज। उल्टा करें, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज बनाएगा, रियल। अब देखना डायग्राम क्लियरली आपको बता देगा कि ऑब्जेक्ट का नेचर हमने कैसे डिसाइड किया। अभी मैंने अच्छे से बता दिया कि कैसे पता करना है कि रियल ऑब्जेक्ट होगा कि वर्चुअल। अब देखो ध्यान से, सपोज ये आपकी इंसिडेंट रेज है, देखो क्या आपको ध्यान से देखने पे पता चलेगा कि ये यहां कहीं मिलती हुई अपीयर हो रही है, इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट है ना ये? तब जो ऑब्जेक्ट का नेचर होगा, क्योंकि इंसिडेंट रेज से हम ऑब्जेक्ट बताते हैं,
ठीक है, तो ये कहीं मिलती हुई अपीयर हो रही है, तब जो ऑब्जेक्ट का नेचर होगा दैट विल बी वर्चुअल। तो ये हमारा कैसा ऑब्जेक्ट हो गया? वर्चुअल। देखते हैं प्लेन मिरर इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज बनाता है। ठीक, क्या ये इंसिडेंट रे है? क्या ये नॉर्मल होगा? ठीक है, तो क्या ये रिफ्लेक्टेड रे होगी? सिमिलरली क्या ये सेकेंड इंसिडेंट रे? क्या ये नॉर्मल? क्या ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे होगी? समझ में आ रहा है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या रिफ्लेक्टेड रे 1, रिफ्लेक्टेड रे 2, क्या ये एक्चुअल में यहाँ पे मिल रही हैं? देखो इस केस में एक्चुअल में नहीं मिल रही थी, ये कहीं से आती हुई दिखाई दे रही थी। ठीक है, ये एक्चुअल में यहाँ पे मिल रही हैं, तब जो इमेज बनती है दैट इज योर रियल इमेज। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनाता है और रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है, ये है प्रॉपर्टी आपकी किसकी? प्लेन मिरर की। कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है, वैसे जनरली आता नहीं है, पर अगर आ जाए तो ये सब आपको आना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है जो प्रिज्म में भी आगे आएगी, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा से। क्या होता है एंगल ऑफ डेविएशन? ध्यान से सुनना। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? सपोज ये हमारा कोई प्लेन मिरर है, ये हमारी इंसिडेंट रे है। कैसे एंगल ऑफ डेविएशन निकालते हैं डायग्रामेटिकली? ध्यान से समझना। ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे, दिस वन इज रिफ्लेक्टेड रे, दिस वन इज इंसिडेंट रे, दिस इज आवर एंगल आई, दिस इज आवर एंगल आर। आई और आर इक्वल होंगे। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल है। ठीक है, तो एंगल ऑफ डेविएशन कैसे क्या होता? क्या एंगल ऑफ डेविएशन? जिधर रे जानी चाहिए थी उधर ना जाके जिधर रे गई, उनमें जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड योर एंगल ऑफ डेविएशन। नेम से ही पता चला, डेविएशन मतलब अपने पाथ से कितने एंगल से रे डेविएट हुई है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, कैसे निकालना है? दो तरीके हैं। इंसिडेंट रे को आगे की तरफ एक्सटेंड कर दो। ठीक है, किया? ये इंसिडेंट रे थी, आगे की तरफ एक्सटेंड किया। ये रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो एंगल बनाएगी, दिस एंगल इज योर कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, ऐसी रे जानी चाहिए थी पर ऐसी गई, तो ये जो एंगल से डेविएट की दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। एक तरीका और है, पैरेलली मैं बना रहा हूं उसको। तो दूसरा तरीका क्या है एंगल ऑफ डेविएशन निकालने का? तीन तरीके हैं वैसे, पर इतने तरीके समझने की जरूरत नहीं है, एक ही तरीका यूज करो उसी से हो जाएगा। ठीक है, सपोज ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। दूसरा तरीका क्या है? रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ लेके जाओ, आगे की तरफ नहीं, इंसिडेंट रे को आगे की तरफ, रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ। ठीक है, वो जो इंसिडेंट रे के साथ एंगल बनाएगी ये भी आपका एंगल ऑफ डेविएशन होगा। ठीक है, तो या तो इंसिडेंट रे को आगे की तरफ एक्सटेंड करो, वो रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो एंगल बनाएगी दैट विल बी योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। दूसरा, रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करो, वो इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बनाएगी दैट विल बी योर एंगल ऑफ डेविएशन। समझ में आ गया? तो इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि क्लियर हो। क्वेश्चन है, सपोज ये कोई दो प्लेन मिरर्स हैं, ठीक है, दोनों में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 60 डिग्री। ठीक, सपोज ये कोई रे आई, मिरर 1 पे पहले गिरी, ऑब्वियसली रिफ्लेक्ट होगी। क्या वो मिरर 2 पे गिरेगी? क्वेश्चन में गिवन है मिरर 2 से रिफ्लेक्शन के बाद, मिरर 2 से रिफ्लेक्शन के बाद वो मिरर 1 के परपेंडिकुलर सॉरी पैरेलल हो जाती है। ठीक है, फाइनल रे becomes parallel to M1 मिरर 1। ठीक है, तो दो क्वेश्चन है। सबसे पहला ये एंगल डायग्राम में दिया हुआ है थीटा, सबसे पहला है फाइंड थीटा, थीटा कितना होगा? ये 60 डिग्री दिया हुआ है। सेकंड है आपका फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन फॉर M1, M1 के लिए एंगल ऑफ डेविएशन निकालो और M2 के लिए। सारी चीजें हम एक ही क्वेश्चन में कवर कर लेते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है, डायग्राम है, डायग्राम अच्छे से समझोगे तो सब हो जाएगा। चलो देखो कैसे करना है।
तो सबसे पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आता है सबको। अगर ये पहली रे के नाम दे देते हैं पहली, दूसरी और तीसरी। अगर ये पहली रे थीटा एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ, बोलो तो यहां पे भी कितना एंगल बनाएगी? थीटा बनाएगी। अच्छा, अब आगे क्या करें? अब तो अगर ये मेरा नॉर्मल है तो सबसे पहले तो चलो सेकंड पार्ट निकाल लेते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन m1 और m2 के लिए। देखो क्या है तरीका, m1 के लिए ये इंसिडेंट रे ऐसी जानी चाहिए थी पर ऐसी गई, तो क्या इसको आगे की तरफ एक्सटेंड कर दें इंसिडेंट रे को? तो ये जो एंगल बना रही है सेकंड के साथ, ये रिफ्लेक्टेड रे के साथ, दैट इज कॉल्ड योर एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा वन नाम दे देते हैं। तो डेल्टा वन बताओ ज्योमेट्री से कितना होगा? बिल्कुल सही, 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। थीटा हम पहले पार्ट में निकाल लेंगे, इसमें वैल्यू डाल देंगे, एंगल ऑफ डेविएशन आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम आगे देखें तो कैसे सोल्व करेंगे आगे? ये थीटा, ठीक है, ये 90, तो ये पूरा कितना 90 माइनस थीटा। मैं डायग्राम में नहीं बना रहा हूँ, बहुत थोड़ा अजीब हो जाएगा। ये थीटा, ये 90, तो ये कितना 90 माइनस थीटा बराबर। अब सबको पता है जितने एंगल पे इंसिडेंस हुई नॉर्मल के साथ उतने ही एंगल पे क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। सही है। तो अगर ये पूरा 90 माइनस थीटा है तो ये आधा कितना होगा? बिल्कुल सही, 45 माइनस थीटा है। अब ये टोटल कितना है? क्या 90 है? अब 90 में से ये 90 में से ये 45 माइनस थीटा गया तो ये कितना बचा आपका? 45 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है। अच्छा, ये थीटा है तो ये आपका कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। सम करोगे तो 180 डिग्री आएगा। ठीक है। तो अब हमें वो नहीं निकालना, हमें निकालना है थीटा कितना होगा आपका। ठीक है। अब थीटा कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल है, ये एंगल 60 तो ये एंगल भी कितना 60, क्योंकि रे 3 जो है वो पैरेलल m1 के वो क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या ये नॉर्मल है मिरर के? तो ये 60, ये आपका कितना आया 45 माइनस थीटा, है ना? तो क्या आया आपका 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री माइनस थीटा। ये 45 माइनस थीटा आया था ना, ये 45 माइनस थीटा, ये 60, पर ये टोटल एंगल तो 90 होना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा कितना आ गया आपका? 105 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दैट इज 15 डिग्री। ठीक है। तो पहले पार्ट में थीटा पूछा था वो भी आ गया। ठीक है। कैसे किया? ये 60 तो ये 60, 9 10 में पढ़ चुके हैं सब। ये 60 और ये ज्योमेट्रीज हमने निकाला था 45 माइनस आई, पर ये तो नॉर्मल है ना। ये देखो ये वाला, ये जो मैंने बनाया है ये तो नॉर्मल है ना सेकंड मिरर के लिए, तो नॉर्मल है तो ये टोटल एंगल 90 बनाएगा। ये 60 गया, ये 45 माइनस आई गया, तो 60 प्लस 45 माइनस थीटा, दैट शुड बी 90। तो थीटा कितना आ गया 15, तो हमें एंगल ऑफ डेविएशन भी मिल गया। सेकंड मिरर के लिए एंगल ऑफ डेविएशन निकाल लोगे खुद से? क्या सेकंड के लिए ये इंसिडेंट रे हो जाएगी, तो इंसिडेंट रे को आगे की तरफ अगर लेके जाएं वो रिफ्लेक्टेड के साथ जो एंगल बनाएगी। ठीक है। तो ज्योमेट्री से उसको सोल्व कर लेना। जनरली क्वेश्चन आते नहीं है इसके, पर अगर आ गए तो कैसे करना है समझ लो। ठीक है। तो क्या होता है एंगल ऑफ डेविएशन, समझ में आ गया सबको? चलो, तो स्क्रीन पॉज करके मतलब वीडियो पॉज करके ये नोट कर लेना जो क्वेश्चन था। ठीक। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट 2-3 टर्म्स और आती हैं इसमें प्लेन मिरर में। सबसे पहली है फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है। फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है? तो क्या होता है फील्ड ऑफ व्यू, ध्यान से सुनना। हमारा जो प्लेन मिरर है वो अपनी लेंथ के इंडिपेंडेंटली हर ऑब्जेक्ट की इमेज बनाता है जो उसके सामने रखी हुई है। ठीक है। मतलब अगर मैं इस दीवार पे एक छोटा सा प्लेन मिरर लगा दूं तो वो प्लेन मिरर इस रूम में जितनी भी चीजें हैं सबकी क्या बनाएगा? इमेज बनाएगा। ऐसा नहीं है कि सबकी इमेज बनाने के लिए हमको बहुत बड़ा पूरी दीवार पे मिरर लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं, छोटे से मिरर से भी हम हर एक ऑब्जेक्ट की इमेज बना सकते हैं। ठीक है। बस हमको वो दिखाई देगी या नहीं देगी, मतलब जब हम मिरर के थ्रू देखेंगे ऑब्जेक्ट्स की इमेज, क्या वो हमको दिखाई देंगी, वो डिपेंड करेगा क्या वो चीजें हमारे फील्ड ऑफ व्यू में है। ठीक है। कैसे? अगर हम इसको क्लियरली समझें, सपोज ये एक प्लेन मिरर है। ठीक है। ये हमारा एक प्लेन मिरर है, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, कितना डिस्टेंस दूर? d डिस्टेंस दूर।
ठीक है। अच्छा, अब इसकी इमेज कितना दूर बनेगी, पढ़ चुके हो, कितना दूर, डी डिस्टेंस दूर, यही तो खासियत है उसकी। अच्छा, अब देखो मैं दो एक्सट्रीम रेज ले रहा हूं, एक अपर एंड से, कैसे रिफ्लेक्ट होगी बोलो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, क्या ऐसे, बिल्कुल सही। दूसरा लोअर एंड से, ठीक है, ये कैसे होगी, बिल्कुल ऐसे होगी, ठीक है। तो क्या इमेज कुछ ऐसी बनेगी, यही तो बन रही है, और रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में नहीं मिल रही है, यहां से आती हुई दिखाई दे रही है, तो इमेज कैसी बनेगी आपकी, वर्चुअल इमेज। समझ में आ गया। अब सवाल उठता है कि यहां पे अगर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है आपका, ठीक, उसको क्या ये ऑब्जेक्ट की इमेज जो आई बन रही है वो दिखाई देने वाली है या नहीं देने वाली है, ठीक है। तो कैसे डिसाइड करना है, तो इसका फील्ड ऑफ व्यू बनाओ। अगर ये इमेज इस ऑब्जर्वर के, ये ऑब्जर्वर है हमारा, इस ऑब्जर्वर के फील्ड ऑफ व्यू में अगर ये आई आई तो उसको दिखाई देगी, और अगर ये आई उसके फील्ड ऑफ व्यू में नहीं आई तो दिखाई नहीं देगी। मतलब कहने का मतलब क्या है, ऑब्जर्वर को प्लेन मिरर के थ्रू सिर्फ वही इमेजेस दिखाई देती हैं जो उसके फील्ड ऑफ व्यू में आती है, ठीक है। तो फील्ड ऑफ व्यू कैसे आपको ड्रॉ करना है, बिल्कुल इजी है। इसकी आंखों से क्या करो, इसकी आईज से सबसे टॉप एज से ये निकालो, और सबसे बॉटम एज से ये निकालो, दिख रहा है सबको, ठीक है। तो ये जो हमारा पूरा ये है रीजन, ये जो पूरा रीजन है ये, ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या, फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है। इसका यूज हम आगे करेंगे कि अगर किसी आदमी को अपनी पूरी इमेज दिखाई देनी है तो लेंथ कितनी चाहिए, ठीक है। तो फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जर्वर, तो क्या ये आई इसके फील्ड ऑफ व्यू में आई, बिल्कुल। तो क्या वो उसको देख पाएगा, बिल्कुल। तो वो सारी चीजें, वो सारी इमेजेस जो इसके फील्ड ऑफ व्यू में आएंगी, उन सारी इमेजेस को ये देख सकता है, ठीक है। तो क्या होता है फील्ड ऑफ व्यू, समझ में आ गया। अच्छा, सिमिलरली इमेज का भी फील्ड ऑफ व्यू होता है, ठीक है। कैसे इमेज का फील्ड ऑफ व्यू होता है, तो देखो ध्यान से, क्या ये जो रेज आई थी, ये और ये, क्या ये एक्सट्रीम रेज थी, है ना। सारी की सारी ऑब्जेक्ट से जो रे प्लेन मिरर पे गिरेंगी वो इन्हीं के बीच में कहीं गिरेंगी, ठीक है, क्योंकि ये एक्सट्रीम रेज है हमारी, ठीक है। इससे ज्यादा रिफ्लेक्टेड रे और कहीं नहीं जा सकती, ठीक है। तो सारी जो हमारी ऑब्जेक्ट से रेज प्लेन मिरर पे गिरेंगी वो सब इन्हीं दोनों के बीच में ऐसे जाएंगी, सही, और सब पीछे मिलके इस आई पे इमेज फॉर्म करेंगे, पता है ना ये सब। अच्छा, तो ये दोनों के बीच में कोई भी ऑब्जर्वर आप बिठा दो, जैसे मैं डायग्राम को अगर अलग से बनाऊं, तो हमारी एक्सट्रीम रेज की जो रिफ्लेक्टेड रे आई थी वो कुछ ये आई है, एक ये और दूसरी ये जब हम पीछे लेके गए तो हमारी क्या बनी, आई इमेज बनी, बराबर। और ऑब्जेक्ट जितना दूर इमेज बनी उतना दूर हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब ध्यान से सुनना, ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेज निकलेंगी, ठीक है, और उसका रिफ्लेक्शन होने के बाद आई पे इमेज बनेगी, बराबर। अब ऑब्जेक्ट से जो रेज निकलेंगी क्या वो इन्हीं दोनों रेज के बीच से जाएंगी सारी रिफ्लेक्ट होने के बाद, क्यों, क्योंकि ये एक्सट्रीम रेज है आपकी। तो यहां से सपोज यहां कहीं गिरी तो वो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसी, तो सब की सब क्या होंगी, इन दोनों के बीच से जाएंगी, सही है। तो इन दोनों के बीच में अगर हम किसी ऑब्जर्वर को बिठा देते हैं यहां से लेके यहां तक, क्या वो आराम से इस इमेज को देख सकता है, बिल्कुल, ठीक है। तो इस रीजन को बोला जाता है फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज। तो दो अलग अलग चीजें हैं, ऑब्जेक्ट का फील्ड ऑफ व्यू, सॉरी ऑब्जर्वर का फील्ड ऑफ व्यू, और दूसरा किसका, इमेज का फील्ड ऑफ व्यू। समझ में आ गया, कोई यूज है नहीं उसका, कोई पूछता भी नहीं है, बस पता होना चाहिए कि फील्ड ऑफ व्यू होता है क्या। समझ में आ गया, ठीक है। तो इस रीजन के बीच में अगर कहीं भी ऑब्जर्वर बिठा दो उसको आई दिखाई देगा आपका, ये इमेज दिखाई देगी। या दूसरा तरीका, इसका फील्ड ऑफ व्यू बना लो, तो यहाँ टॉप से लेके यहाँ बॉटम तक, क्या इसके फील्ड ऑफ व्यू में आ रही है, बिल्कुल, तो उसको दिखाई देगी वो। समझ में आ गया। तो दो चीजें हैं, ध्यान से सुनना, ऑब्जर्वर को अगर किसी ऑब्जेक्ट की इमेज प्लेन मिरर के थ्रू देखनी है तो वो कैसे देखेगा, वो तभी देख पाएगा जब वो इमेज उसके फील्ड ऑफ व्यू में होगी। कैसे ड्रॉ करना है, टॉप से लेके बॉटम तक दो लाइन बना दो, वो उसका फील्ड ऑफ व्यू हो जाएगा। दूसरी चीज, किसी इमेज को अगर दिखाई देना है तो उस इमेज का भी एक फील्ड ऑफ व्यू होता है, तो कोई ऑब्जर्वर अगर उस फील्ड ऑफ व्यू में बैठा होगा तो उसको वो इमेज दिखाई देगी, ठीक है। चलो आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट कंसेप्ट है,
सपोज ये कोई प्लेन मिरर है, ठीक है, यहाँ आगे कोई खूबसूरत आदमी बैठा है, ठीक है, और इसको अपनी इमेज देखनी है, ठीक है। तो अपनी इमेज देखने के लिए इसको क्या चाहिए, कितना मिरर की लेंथ चाहिए, ठीक है। तो अपनी इमेज कैसे देखेगा ये, सर से लेके पैरों तक, ठीक है। तो सिर्फ इतनी चाहिए, बाकियों का कोई यूज़ नहीं है, सिर्फ इतना उसको क्या चाहिए, मिरर चाहिए। तो अगर आदमी की हाइट h है तो कितना मिरर उसको चाहिए, तो मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड फॉर द मैन टू सी हिज कंप्लीट इमेज इज h/2। अगर आदमी की हाइट h है तो ये कितना हाइट का मिरर उसको चाहिए, h/2। उससे ज़्यादा होगा तो दिखाई देगा, तब तो ऑब्वियसली दिखाई देगा, मिनिमम है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आती है, सपोज ये कोई प्लेन मिरर है, ठीक है, यहाँ पे कोई दीवार है, वॉल h हाइट की, ठीक है, और वॉल से मिरर का डिस्टेंस है d, और एकदम मिडल में कोई आदमी खड़ा है, हवा में चला गया, चलेगा, हवा में नहीं, ये ऐसा ग्राउंड पे ही है, ठीक है, और आदमी एकदम मिडल में है, मतलब कितने डिस्टेंस पे, d/2 प्लेन मिरर से या d/2 वॉल से। तो क्वेश्चन आता है, ये पीछे वाली वॉल की पूरी इमेज अगर उसको दिखाई देनी है, कैसी इमेज बनाएगा ये प्लेन मिरर, ऑब्वियसली जितनी हाइट की है उतनी हाइट की बनाएगा और उतना ही दूर d डिस्टेंस दूर बनाएगा। तो सवाल उठता है कि इसको आदमी को कितनी वो चाहिए कि उसको पूरी की पूरी इमेज दिखाई दे, ठीक है। तो इसमें कितना आता है आपका h/3, ठीक है, ये सब आपको लिखवाया गया होगा, नोटबुक्स में देख लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट आता है न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगा, वो क्या है, अगर कोई दो प्लेन मिरर इंक्लाइंड है किसी एंगल पे तो कितनी इमेजेस बनेंगी, ठीक है। उसका एक बहुत मैथमेटिकल तरीका है निकालने का, पर आपको उसके इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, वैसे भी क्वेश्चन जनरली आता नहीं है, ठीक है। मैं एक बार बता देता हूँ कि कैसे इमेजेस बनती हैं, ठीक है। सपोज दोनों में एंगल है आपका थीटा, दो प्लेन मिरर्स हैं, दोनों में एंगल कितना है, थीटा। ये कोई ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट की इमेजेस कैसे कैसे बनेगी, ध्यान से सुनना। जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका मिरर m1 से होगा, सपोज x1, उतना ही नीचे ये क्या बनाएगी, इमेज बनाएगी। तो ये हो गई आपकी I1, x1 नीचे। सिमिलरली m1 के जैसे जैसे m2 भी इसकी इमेज बनाएगा, कैसे, m2 से जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका होगा, सपोज x2 बोल देते हैं, उतना ही पीछे ये इमेज बनाएगा I2, ठीक है। अब आगे क्या होगा, अब आगे ये जो इमेज बनाया m1, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा m2 के लिए, ठीक है। और कैसे कैसे आएगा, जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस I1 का होगा किससे, मिरर m2 से, ठीक है, उतना ही पीछे वो क्या बनाएगा, आपकी इमेज बनाएगा, यहाँ गई, ये हो गई आपकी I4, ठीक है। सिमिलरली ये जो I2 होगा ये इसके लिए मिरर का काम करेगा, ठीक है। कितना बनाएगा, जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का उतना इमेज का, तो I2 ऑब्जेक्ट का काम करेगी m1 के लिए, तो m1 उतना ही पीछे इमेज बनाएगा, तो ये हो जाएगी आपकी I3। तो सबसे पहले तो डायरेक्टली बनाया, O की I1 बनाया m1 ने, रे डायग्राम से भी क्लियर हो जाएगा ये, पर उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली O की इमेज m2 ने भी बनाई, कितना दूर, जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उतना ही पीछे। अब ये जो I1 बनी, जो O की बनाई थी इमेज m1 ने, वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी मिरर m2 के लिए, वो उतना ही पीछे इमेज बनाएगा जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका होगा। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस सपोज अगर x3 है या x4 है तो उतना ही पीछे इमेज बनाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस शुड बी सेम, ठीक है। सिमिलरली जो I2 बनाया था m1, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी m1 के लिए, ठीक है। तो ये जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस m1 से उतना ही नीचे इमेज बनेगी। समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, अब होता क्या है आपका, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया,
ये कब तक ऐसा चलता रहेगा फंडा? ये तब तक चलता रहेगा जब फाइनल जो रे है वो एकदम बाहर ना निकल जाए। अभी तक रे अंदर ही ट्रेवल कर रही है तो लगातार रिफ्लेक्शन से इमेजेस बन रही हैं। जब तक एमर्जिंग रे एकदम बाहर ना निकल जाए तब तक ये सारी इमेजेस बनती रहेंगी। तो क्वेश्चन वही आता है कितनी इमेजेस बनेंगी। तो इसकी अगर इमेज वापस बनाएं तो इसकी इमेज कुछ ऐसे बनेगी। ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिर से नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो उतना ही पीछे आपकी इमेज बनेगी। चलो ये हो गई आपकी I4, समझ में आ रहा है। तो कब तक ऐसा फंडा चलता रहेगा? जब तक आपकी फाइनल रे एकदम बाहर नहीं निकल जाती। आप एक चीज ध्यान देना, जितनी भी इमेजेस ये बनेंगी I1, I2, I3, I4 और ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब के सब एक सर्कल पे लाई करते हैं, सब के सब, ठीक है ना। ये सब के सब एक सर्कल पे लाई करते हैं आपके, ठीक है। तो मैथमेटिकली हम आराम से निकाल सकते हैं कि कितनी इमेजेस आपकी बनेंगी, इधर 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 सब बनेंगी और फिर फाइनली रे बाहर निकल जाएंगी। तो क्वेश्चन वही आता है कितनी इमेजेस जो हैं ये प्लेन मिरर फॉर्म करेगा, ठीक है। तो कंसेप्ट क्या, थीटा अगर एंगल दिया है वो आपको सबसे पहले आपको निकालना है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा। सपोज ये एक्स आया आपका, ठीक है। तो मान लो ये 72 है थीटा, दोनों में एंगल, तो एक्स कितना आया 5, ठीक है। ओड आया, इवन आया, फ्रैक्शन आया, वो डिसाइड कर लोगे। अब उसके बाद अगर आपका x इवन है, इफ x इज इवन, सपोज 60 डिग्री के केस में x 6 आ जाएगा, तब आपकी नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी? सीधा याद रखना, नंबर ऑफ इमेजेस विल बी x माइनस 1, ठीक है। सेकंड, अगर आपका x ऑड आया, इफ x इज ऑड, ठीक है, तो इसमें दो केस आते हैं, पहला और दूसरा। पहला क्या है, ऑब्जेक्ट जो है सिमिट्रिकली प्लेस्ड है। सिमिट्रिकली का मतलब पता है? जिसको नहीं पता ध्यान से देखो, सिमिट्रिकली का मतलब है एंगल बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है। समझ में आ रहा है? मतलब जितना एंगल ये M1 के साथ बना रहा है उतना ही M2 के साथ, मतलब एकदम एंगल बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है, सिमिट्रिकली प्लेस्ड है दोनों मिरर के। तब जो आपकी इमेजेस होंगी वो x माइनस 1 होंगी, ठीक है। पर ऑब्जेक्ट अगर असिमिट्रिकली प्लेस्ड है, सिमिट्रिकली प्लेस्ड नहीं है, असिमिट्रिकली प्लेस्ड है, तब इमेजेस x ही रहेंगी, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर मेरा थीटा 72 डिग्री है, ठीक है, तो इमेजेस कितनी बनेंगी? x निकालो सबसे पहले, 360 बाई 72 5, मतलब ऑड आया, ठीक है। तो अगर मेंशन किया है कि सिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो एक कम कर दो तो 4 इमेजेस। अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया या लिखा है असिमेट्रिकली प्लेस्ड है या कुछ भी मेंशन नहीं किया तो एक कम कर दो तो इमेजेस विल बी, उल्टा लिख दिया क्या? ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिकली प्लेस्ड एक्स में, हाँ सही है। ऑब्जेक्ट असिमेट्रिकली प्लेस्ड तो उसको x रख दो, ठीक है। और C आता है इसमें, अगर x आपका फ्रैक्शन आया, इफ x इज अ फ्रैक्शन, तो इंटीग्रल पार्ट जो होगा वो आपकी क्या होगी? नंबर ऑफ इमेजेस। समझ में आ गया? तो इसमें कुछ अच्छा खासा मैथ लगता है, उसकी आपको जरूरत है नहीं, पर प्रॉपर्टी वही है, जितना दूर ऑब्जेक्ट उतना दूर इमेज, ठीक है। और सारे के सारे एक सर्कल पे लाई करते हैं आपके, ठीक। चलो हो गया यहाँ तक। अब लास्ट टॉपिक प्लेन मिरर में, ये सब समझ में आ गया? क्या होता है एंगल ऑफ डेविएशन, प्लेन मिरर कैसे बनाता है, क्या होता है रियल ऑब्जेक्ट, क्या होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, सब समझ में आ गया? कितनी इमेजेस बनती हैं आपकी। चलो अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखो, लास्ट टॉपिक, कभी कभी आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, तब क्वेश्चन आता है कि इमेज कितने से मूव करेगी, ठीक है। या उससे पहले रोटेशन का भी एक आता है, डायरेक्टली पूछा जाता है वो, इफेक्ट ऑफ रोटेशन, ठीक है। रे डायग्राम से आप क्लियरली समझ सकते हैं, नोटबुक्स में कराया गया होगा, अभी मैं सीधा रिवाइज करवा रहा हूं तो वो सब अभी बनाने का इतना टाइम नहीं है। सपोज ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है। यहां पे आपका ऑब्जेक्ट है एट अ डिस्टेंस d, तो रे डायग्राम से हमने प्रूव कर दिया बहुत बार कि d डिस्टेंस दूर ही पॉइंट इमेज बनेगी, ठीक है। अच्छा, अब सवाल उठता है कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट को थीटा रोटेट करवा दें विद रिस्पेक्ट टू मिरर, मिरर फिक्स है आपका, इस केस में दो केस पढ़ेंगे हम, मिरर इज फिक्स्ड, ठीक। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को थीटा रोटेट करवा दूं ऐसा, मतलब यहां पे मैं ऑब्जेक्ट ले आया, ठीक है, थीटा एंगल रोटेट किया, तो इमेज कितना रोटेट करेगी? ऑब्वियसली इमेज भी आपकी थीटा ही रोटेट करेगी। ये हो गई आपकी आई डैश, ये ओ डैश,
और ये आपका आई डैश। क्या होगा, जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस नए ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही इमेज का भी होगा। ठीक है, तो अगर इफ ऑब्जेक्ट इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा, तो इमेज is also rotated by same angle theta but in opposite sense। मतलब अगर आपने ऑब्जेक्ट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाया तो इमेज कैसा रोटेट करेगी, क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। ठीक है, ये ध्यान देना। देखो ना, इस केस में एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराया, इमेज क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। सिमिलरली अगर ये प्लेन मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, इस बार हमने ऑब्जेक्ट को फिक्स किया, ठीक है, तो d डिस्टेंस दूर, तो इमेज भी कितना दूर, d डिस्टेंस दूर। अब मैंने किसको रोटेट करवाया, अब मैंने प्लेन मिरर को रोटेट करवाया। ठीक है, कितने एंगल, थीटा, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इमेज किधर रोटेट करेगी, इमेज रोटेट करेगी कुछ यहां पे, आई डैश। ठीक है, कितना रोटेट करेगी और कैसे होगी, ऑब्जेक्ट तो फिक्स ही है, तो जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ठीक है, क्या यही परपेंडिकुलर है, उतना ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस इमेज का भी होगा, ये होगी आई डैश। सही है, तो कितने एंगल से रोटेट करेगी आपकी, 2 थीटा एंगल से रोटेट करेगी। ठीक है, सो इमेज इज रोटेटेड बाय एन एंगल 2 थीटा, ठीक है, इन सेम सेंस। मतलब अगर आपने मिरर को क्लॉकवाइज रोटेट करवाया है तो इमेज भी क्लॉकवाइज ही रोटेट करेगी। तो दो अलग अलग केसेस हैं। अगर कीपिंग द मिरर फिक्स्ड यू आर रोटेटिंग द ऑब्जेक्ट बाय एन एंगल थीटा, देन इमेज विल आल्सो रोटेट बाय द सेम एंगल थीटा बट इन ऑपोजिट सेंस। ठीक है, सेकंड केस क्या है, कीपिंग द ऑब्जेक्ट फिक्स्ड इफ द मिरर इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा, देन इमेज इज रोटेटेड बाय एन एंगल 2 थीटा एंड इन सेम सेंस। ठीक है, मतलब क्लॉकवाइज अगर मिरर को घुमा रहे हो तो इमेज भी कैसी घूमेगी आपकी, क्लॉकवाइज घूमेगी। ठीक है, चलो तो लास्ट टॉपिक देखते हैं। तो लास्ट टॉपिक क्या है कि इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मिरर। ये सब वापस आएगा आपका कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर में। ठीक है, उसमें अलग फॉर्मूला आएगा, इसमें अलग। तो मतलब क्या है, सपोज ये कोई प्लेन मिरर है, एक क्वेश्चन से भी इसको क्लियर करेंगे। ये कोई प्लेन मिरर है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो केस 1 देखते हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट आपका y डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद स्पीड v1, तो इमेज ऑब्वियसली d डिस्टेंस दूर ही बनेगी। ये y में कितने से मूव करेगी, v1 डैश। ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला, ऑब्जेक्ट की y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वही इमेज की होगी y डायरेक्शन में, वो कोई चेंज नहीं आएगा, ये ध्यान देना। मतलब मिरर के पैरेलल डायरेक्शन में, ऐसा भी समझ सकते हो, मिरर के पैरेलल डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो इमेज भी उसी स्पीड से मूव करेगी। समझ में आ गया, मिरर के पैरेलल डायरेक्शन में आपको कुछ और सोचना ही नहीं है। बस देखो मिरर की पैरेलल डायरेक्शन कौन सी है, और पैरेलल में अगर मोशन हो रहा है ऑब्जेक्ट का तो इमेज भी वही वेलोसिटी से मूव करेगी जो ऑब्जेक्ट की आपकी वेलोसिटी है। ठीक है, केस 2 अगर हम देखें कि अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर के कैसा मूव कर रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद स्पीड vx। ठीक है, तो यहां से जो इमेज होगी वो भी मिरर की तरफ मूव करेगी विद सेम स्पीड vx। मतलब अगर ये मिरर की तरफ ऐसा, मतलब x डायरेक्शन में आ रहा है तो ये माइनस x में जाएगा। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में। वेक्टर फॉर्म का मतलब समझ में आ रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन x डायरेक्शन। और जरूरी नहीं है हर बार x डायरेक्शन में हो, वो कौन सी होगी, जनरल रिजल्ट समझो, मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो अगर ऑब्जेक्ट मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो आपको क्या यूज करना है, इमेज की उस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी, नेगेटिव ऑफ ऑब्जेक्ट की उस परपेंडिकुलर में जो वेलोसिटी है। मिरर के पैरेलल डायरेक्शन में सेम वेलोसिटीज होंगी
दोनों की, ऑब्जेक्ट की और इमेज की, और मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इमेज की जो वेलोसिटी होगी वो नेगेटिव होगी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से। तो अगर ये v से जा रहा है इस तरफ तो ये माइनस v से जाएगा, मतलब नेगेटिव x की तरफ जाएगा। कभी कभी आपको मिरर भी मूव करवा देता है, ठीक है, तब आपको क्या यूज करना है, तब आपको यूज करना है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन x डायरेक्शन। x मतलब, अच्छा x नहीं लिखते, जनरल लिखते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, शुड बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो इमेज की जो मिरर के रिस्पेक्ट में होगी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वही ऑब्जेक्ट की मिरर के रिस्पेक्ट में होगी परपेंडिकुलर में, नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। ये परपेंडिकुलर मतलब क्या बता रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर, ठीक है। और अगर इसको भी हम ऐसे ही लिखें, इसको भी ऐसे ही समझते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो, पैरेलल, पैरेलल इसका मतलब क्या है, पैरेलल टू प्लेन मिरर। तो मतलब अगर ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के पैरेलल मूव कर रहा है तो इमेज भी उसी वेलोसिटी से मूव करेगी। तो अगर ये 5 से ऊपर जा रहा है तो ये भी 5 से ऊपर जाएगा, ये 5 से नीचे जा रहा है तो ये भी 5 से नीचे जाएगा। पर इसमें ऐसा नहीं है, अगर ये 5 से इधर जा रहा है तो ये 5 से इस साइड जाएगा, उस साइड नहीं भागेगा। समझ में आ रहा है, लॉजिकल है ना, जितना पास जाएगा इमेज भी तो पास आती जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया सबको, चलो तो एक क्वेश्चन से ही समझ लेते हैं इसको। क्वेश्चन क्या है, सपोज ये कोई प्लेन मिरर है, ये इस साइड आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से और ये उस साइड जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड से। क्वेश्चन है इमेज की वेलोसिटी बताओ। अच्छा ये वाई में भी मूव करवा सकता था, मैंने सिर्फ परपेंडिकुलर में करवाया है, पैरेलल में भी करवा सकता था, ठीक है। तो पैरेलल में तो वही रहेगी। जनरली कर लें क्या एक, चलो जनरल कर लेते हैं। ये जा रहा है ऐसा, मजा आएगा देखना, सोचना। ऑब्जेक्ट ऐसा जा रहा है at a speed of 10 मीटर पर सेकेंड एंड एट एन एंगल 53 डिग्री। क्वेश्चन है इमेज किधर जाएगी, किस स्पीड से जाएगी। प्लेन मिरर भी मूव कर रहा है इस बार 2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो ये लास्ट टॉपिक है प्लेन मिरर का, इसके बाद स्टार्ट करेंगे कर्व्ड सरफेस, वो जल्दी हो जाएगा क्योंकि वो सबको लगभग आता ही है। चलो देखो अच्छा कंसेप्ट क्या है, सबसे पहले इसको रिजोल्व करो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को। 10 का ये कंपोनेंट 10 cos 53, 10 into 3/5 that will be 6 and this will be 8। चलो अब पैरेलल टू द मिरर कौन सी वेलोसिटी है, 8। मैंने अभी अभी बताया मिरर की पैरेलल डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता, जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वही इमेज की वेलोसिटी, बिल्कुल सही। तो क्या ये होगी 8, समझना ध्यान से सब लोग अच्छे से। तो ऑब्जेक्ट अगर 8 से भाग रहा है पैरेलल डायरेक्शन, ये मिरर है, ये मिरर की पैरेलल डायरेक्शन, तो 8 से भाग रहा है तो इमेज भी कितने से भागेगी, 8 से। अब देखते हैं परपेंडिकुलर टू द मिरर इमेज कितने से भागेगी, ठीक है, मिरर के परपेंडिकुलर, ठीक है, मतलब इस डायरेक्शन में ऐसी भागेगी कि ऐसी भागेगी। ऑब्वियसली देख के पता चला क्योंकि ये पास आ रहा है तो ऐसी भागेगी। चलो कैसे निकालना है, फॉर्मूला यूज करो, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, क्योंकि इस बार मिरर भी मूव कर रहा है, इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन is equal to velocity of object with respect to mirror in perpendicular direction। ठीक, वैल्यू डालो। इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर क्या होगा, इमेज की वेलोसिटी माइनस मिरर की, ये नेगेटिव होती है, नेगेटिव साइन भूल गया था, ये नेगेटिव होती है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी माइनस मिरर की वेलोसिटी, ठीक है। वैल्यू डालो, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इमेज की वेलोसिटी माइनस मिरर की वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी प्लस मिरर की वेलोसिटी, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो क्या आ गया बोलो, v इमेज इज इक्वल टू 2vm माइनस vo। अच्छा आप ये भी रिजल्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसको याद करने से अच्छा बेटर है ये रिजल्ट यूज करो। पर ये कब लगाना है, मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाना है, हमेशा याद रखना। मिरर के पैरेलल कोई चेंज नहीं आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। मिरर की पैरेलल डायरेक्शन में अगर मोशन हो भी रहा है तब भी कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज सिर्फ तभी आएगा इमेज की वेलोसिटी में जब मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। वो एक्स डायरेक्शन भी हो सकती है, वो कैसी भी हो सकती है, ठीक है। तो ये रिजल्ट याद कर लोगे। ये क्या है, इमेज की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दैट इज ट्वाइस ऑफ मिरर की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में माइनस ऑब्जेक्ट की ग्राउंड के रिस्पेक्ट, और वेक्टर फॉर्म में आपको सॉल्व करना है इसको, ठीक है। अच्छा एक केस याद है जो मैंने अभी अभी बताया, मिरर जब रेस्ट पे था तब ऑब्जेक्ट अगर वी से इधर आ रहा है तो इमेज वी से इस साइड आती है, आती है, कैसे आ जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि मिरर रेस्ट पे वी एम 0, तो इमेज की वेलोसिटी नेगेटिव होगी ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट अगर वी से इधर आ रहा है तो इमेज वी से इस साइड आएगी, समझ रहे हो।
चलो तो इसमें लगाते हैं हम, ध्यान से लगाना। क्या मुझे इमेज की वेलोसिटी निकालनी है परपेंडिकुलर टू द मिरर? वो कितनी होगी? ट्वाइस ऑफ मिरर की वेलोसिटी कितनी है? -2i कैप। दिख रहा है सबको? माइनस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है? 6 राइट की तरफ, तो +6i कैप। कितना होगा बोलो? -10i कैप। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नेगेटिव, नेगेटिव आई में। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा, समझे अब? तो 8 मीटर पर सेकंड से पैरेलल जाएगी, जो ये जा रहा है ऑब्जेक्ट, और ये 6 से इधर जा रहा है, पर ये जाएगा 10 से, 6 से नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इस बार प्लेन मिरर में मूव कर रहा है। अच्छा सोच के बताओ, अगर प्लेन मिरर रेस्ट पे होता है इस केस में, अगर मेरा प्लेन मिरर रेस्ट पे होता, मतलब ये 0 होता, तो क्या ये 6 से इधर जा रहा है तो ये 6 से इधर ही जाता, इसी में। समझ में आ गया? पर ये तभी लगाना है परपेंडिकुलर टू द मिरर, बार बार बोल रहा हूँ। तो नेट कुछ ऐसे ही भागेगी इमेज, दोनों का रिजल्टेंट। खत्म सवाल। तो ऑब्जेक्ट ऐसा भाग रहा है, इमेज ऐसी भाग रही है। समझ में आ रहा है? चलो, तो ये था आपका प्लेन मिरर। तो अच्छे से अभी रिवाइज करो, ठीक है? अच्छे से देखो इसको। इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग कर्व्ड सरफेस पे रिफ्लेक्शन। चलो पढ़े आगे। चलो, ये समझ में आ गया सबको प्लेन मिरर अच्छे से? तो अच्छे से प्लेन मिरर की हर चीज समझो। क्वेश्चन अगर आया, वैसे आता नहीं है, अगर आया डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है? कितनी इमेजेस बनेगी अगर ऑब्जेक्ट इतने से मूव कर रहा है तो इमेज कितने से करेगी, वो सब। ठीक है, शीट्स आपको दी जाएंगी, उसको अच्छे से सोल्व करो। अभी हम इतने क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं ले सकते, ठीक है, टाइम की लिमिटेशन होने की वजह से। चलो, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं प्लेन मिरर। प्लेन सरफेस हमारा खत्म हो गया, रिफ्लेक्शन एट कर्व्ड सरफेस। ठीक है, चलो। तो कर्व्ड सरफेस में हम कौन कौन से पढ़ते हैं पता ही होगा आपको। एक पढ़ते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है। एक हम पढ़ते हैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव, और सेकेंड वन इज कॉन्वेक्स। ठीक है, कैसा होता है ये सब पता ही होगा आपको, एक बार मैं बता देता हूँ। वैसे ये कर्व्ड साइड, ये पॉलिश्ड सरफेस, ये यहाँ पे पॉलिश किया गया है, और ये आपकी होगी जो ये वाली साइड है, दैट विल बी योर रिफ्लेक्टिंग साइड, मतलब यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा। क्या क्या टर्म्स हैं पता होगा आपको? ये आपका होता है पोल, ठीक है, ये सब एक स्फीयर का पार्ट होता है, स्फेरिकल मिरर्स बोला भी जाता है इनको, ठीक है, एक स्फीयर का पार्ट होता है, ठीक है। इसको बोला जाता है पोल, और उस स्फीयर जिससे मिरर बनता है, उसके सेंटर को बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सपोज ये कोई स्फीयर था हमारा, ठीक है, इससे हमने क्या बनाया, एक कॉनकेव मिरर बनाया ये, ठीक है। तो इस मिरर का जो सेंटर होगा, ये इसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और सेंटर से पोल का जो डिस्टेंस होता है, ऑब्वियसली दैट विल बी कॉल्ड कैपिटल आर, ठीक है। कैपिटल आर क्या है यहाँ पे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक्चुअल में बोला जाए वो कैपिटल आर क्या है? जिस स्फीयर से बना है उसका रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इन दोनों का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं एफ, विच इज कॉल्ड फोकस, ठीक है। और फोकस से जो P का डिस्टेंस होता है, ऑब्वियसली वो R का आधा होगा, दैट इज कॉल्ड स्मॉल f। स्मॉल f इज फोकल लेंथ, ठीक है। और कितनी होती है स्मॉल f आपकी? कैपिटल R/2। कैपिटल R इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और ये जो लाइन होती है आपकी, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। पता होगा ना ये सारी टर्म्स, C, F, P, कैपिटल R, स्मॉल f, ठीक है। सिमिलरली ऐसा हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है। ये भी एक स्फीयर का पार्ट है, ये पॉलिश्ड साइड, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, और ये वाली साइड होगी आपकी रिफ्लेक्टिंग साइड, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किस साइड होगा? ऑब्वियसली इस साइड, फोकस ये, और ये हमारा हो गया पोल, ठीक है।
चल, अब रे डायग्राम कैसे इसमें बनाना है, वैसे वो सबको आता होगा, 9th-10th में भी आप लोग पढ़े हैं। प्लेन मिरर तो खैर आप वहाँ नहीं पढ़े थे, इसलिए यहाँ पे पढ़ लिया हमने। तो 9th-10th में भी पढ़े, पर एक बार मैं बता देता हूँ। जो 4 आपको याद रखनी है, क्या क्या? अच्छा, एक चीज ध्यान दो, पूरे चैप्टर में हम कौन सी रेज ले रहे हैं? पैरेक्सियल। पैरेक्सियल मतलब विच आर वेरी नियर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, हमारे सिलेबस में वही है ही। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस, ये सी। तो कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, बहुत पास में है, बनाने के लिए मैंने दूर बनाया है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद किधर से जाएगी? फोकस से। ये है फर्स्ट पॉइंट, पता होगा ना ये सब। सेकंड है, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई भी रे, इंसिडेंट रे, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे इंसिडेंट होती है, ठीक है, तो वो वापस आएगी किधर? उसी पाथ पे। क्यों? क्योंकि ये एक स्फीयर का पार्ट होगा, तो ऑब्वियसली ये नॉर्मल ही तो होगा आपका, ये डायरेक्शन। तो नॉर्मल के अलोंग इंसिडेंस हुई तो वापस ही तो जाती है, पता है ना ये सब। तीसरा, ये सारे आपको आने चाहिए। तीसरा क्या है कि ये कोई फोकस है हमारा, ये हमारा सी है। अगर कोई फोकस से इंसिडेंट हुई, ऐसे फोकस से पास हुई, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो क्या हो जाएगी? पैरेलल। क्या लगा है इन सब में? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। नॉर्मल के साथ ये जो एंगल बन रहा है वही एंगल ये भी बना रहा है, ठीक है। फोर्थ क्या है? फोर्थ कोई भी जनरल, जनरली हम इन्हीं तीनों से हम बना लेते हैं इमेज, पर अगर इन तीनों का यूज नहीं करना है तो हम कोई भी जनरल रे ले सकते हैं। ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर रे ऐसे आ रही है, ठीक है, तो क्या यही नॉर्मल होगा हमारा? तो जिस एंगल पे आई उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जनरल हमारा रे होगी हमारी कोई, ठीक है। चलो, ये सब आता है कि नहीं आता है? चलो, अच्छा, अब इसमें मैं एक बार आपको बता देता हूँ, मैं बनाने नहीं जा रहा हूँ। कॉनकेव मिरर में हमने 6 केस पढ़े थे, मैं एक बार बोल देता हूँ, आपको सबको आता ही होगा वैसे। सबसे पहला है, सबसे पहले पे थोड़ा ध्यान दो, कुछ लोगों को उसमें डाउट था, मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि अगर ये कोई कॉनकेव मिरर है, पहला केस क्या था याद करो? ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, तो इंफिनिटी से कैसी रेज आती हैं आपकी? ऑब्वियसली पैरेलल रेज आती हैं। तो अगर वो पैरेलल रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हुई ऐसी, इधर से इधर, इधर से इधर, तब जो आपकी इमेज बनती है, तो अभी अभी मैंने सिखाया था, पैरेलल तो कहां से जाएंगी? फोकस, फोकस। ये कैसी इमेज बनी? ये हाईली डिमिनिस्ड, है ना। कैसी बनी? रियल। क्यों रियल? क्यों? रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मिल रही है, सिखाया था ना प्लेन मिरर में, ठीक है। तो रियल इमेज बनी। दूसरी हाईली डिमिनिस्ड बनी, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन बहुत छोटी, क्या होती है मैग्निफिकेशन अभी आगे देखेंगे। अच्छा, कुछ लोगों के डाउट था कि मैंने एक टर्म बताई थी जब मैंने डिटेल में पढ़ाया था कि फोकल प्लेन में इमेज बनती है, ठीक है। इस केस में तो फोकस पे बन रही है। कभी कभी क्या होता है, फोकस से हल्का सा ऊपर या नीचे शिफ्ट हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? ध्यान से समझना। पहली चीज तो फोकल प्लेन होता क्या वो समझना। ये P, ये F, ये C। फोकल प्लेन होता है एक प्लेन, ठीक है, जो F से पास कर रहा है, कुछ ऐसा, ऐसा समझ पा रहे हो 3D में, ठीक है। तो ये ऐसा एक प्लेन है जो F से पास कर रहा है, ठीक है, और परपेंडिकुलर है इसके, ठीक है। अब फोकल प्लेन में इमेज बनने का मतलब क्या होता है कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो हमको पता है कि उससे जो रेज आएंगी दैट विल बी पैरेलल, ठीक है, आपस में पैरेलल होंगी। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे जब होता है तो इमेज आपस में पैरेलल, तो वो दो सिचुएशंस हो सकती है। क्या? कि वो जो पैरेलल इमेज रेज आ रही हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, जैसे इसमें। तो अगर रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो एग्जैक्टली इमेज आपकी फोकस पे ही बनेगी। पर अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, कुछ आड़ी तिरछी हैं ऐसी ऐसी, अभी भी पैरेलल ही है, समझ पा रहे हो, अभी भी पैरेलल है, पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। आपस में तो पैरेलल ही होंगे क्योंकि इन्फिनिटी से आ रही है, पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। तब जो इमेज बनेगी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद देखो ऐसा, ऐसा, ऐसा,
अब वो इस फोकल प्लेन में बनेगी, देखो ना नीचे शिफ्ट हो गई, तो ये होता है फोकल प्लेन। तो जनरली बोला क्या जाता है, जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, बहुत बुक में आपको मिलेगा कि इमेज फोकस पे बन रही है, सही है वो, क्योंकि वो क्या कंसिडर करते हैं, ये वाला केस, ठीक है। पर एक्चुअल में आपको याद क्या करना है कि अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है, देन द इमेज विल बी फॉर्म्ड इन द फोकल प्लेन। और फोकल प्लेन क्या होगा, एक ऐसा प्लेन विच इज पासिंग थ्रू एफ एंड परपेंडिकुलर टू इट, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, तो अगर एग्जैक्टली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज हुई तो एग्जैक्ट फोकस पे बनेगी, पर अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, आपस में तो पैरेलल ही होंगी, इन्फिनिटी से आ रही है, अगर ये रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, किसी एंगल पे इंक्लाइंड है, तब आपकी फोकल प्लेन में बनेगी, फोकस से हल्का सा ऊपर नीचे, ये मतलब होता है फोकल प्लेन का। तो कुछ लोगों को डाउट था, तो अब क्लियर हो जाना चाहिए कि फोकल प्लेन होता क्या है, ठीक है। तो केस वन रिमेंबर करो, केस वन याद करो क्या था, केस वन था ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकल प्लेन में बनेगी, बहुत छोटी बनेगी, ठीक है, और रियल इमेज बनेगी, ठीक है। इसमें मैं एक लास्ट में कंसेप्ट बताऊंगा, वो आपको याद रखना ही है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। चलो सेकंड क्या है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सी के बीच में है, थोड़ा सा आगे, तब जो इमेज बनेगी, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के पास आता है इमेज पीछे की तरफ शिफ्ट होती है, तो इन्फिनिटी और सी के बीच में, तो फोकस से थोड़ा सा पीछे, मतलब सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट पास आता जा रहा है, इमेज दूर जाती जाएगी, ठीक है। तो ऐसी खासियत क्या है उसकी, अभी भी रियल बनेगी, इन्वर्टेड मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो बनेगी, ठीक है, और मैग्निफिकेशन अभी भी कम होगा, मतलब साइज अभी भी छोटा होगा, स्मॉलर इन साइज। थर्ड केस क्या है, एग्जैक्ट सी पे अगर रखी है तो ये बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में डायरेक्टली काम आएगा। अगर ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी एग्जैक्टली, ठीक है। तो जब भी आपको न्यूमेरिकल में कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ मिले तो उसकी इमेज वहीं पे फॉर्म कर देना, ठीक है। और दूसरी खासियत क्या, रियल होगी, अभी भी इन्वर्टेड होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो बनेगी, और सेम साइज की होगी, मतलब मैग्निफिकेशन 1 होगा, मैग्नीट्यूड मैग्निफिकेशन एग्जैक्ट बात करें तो -1 होगा, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर इमेज नीचे, ठीक है, तो साइन नेगेटिव आएगा आपका। क्या होता है मैग्निफिकेशन अभी देखेंगे, ठीक। थर्ड केस क्या है, थर्ड केस है, सॉरी ये थर्ड केस था, फोर्थ केस क्या है, सी और एफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है और आगे लेके जा रहा हूं, तब इमेज और पीछे जाएगी, मतलब सी के पीछे बनेगी अब, ठीक है। तो सी के पीछे बनेगी, खासियत क्या है, रियल बनेगी, अभी भी इन्वर्टेड बनेगी, और थोड़ी सी बड़ी साइज की बनेगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी साइज की इमेज बनेगी, ठीक है। फिफ्थ क्या है, फिफ्थ है अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो एफ पे रखा है, ठीक है, और आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो जब फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो इमेज आपकी किधर बनती है, इमेज आपकी बनती है इन्फिनिटी पे, ठीक है। खासियत क्या है, बहुत बड़ी इमेज बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। अच्छा, एक चीज ध्यान देना, लिखवाने के लिए बोला जाता है कि इमेज रियल बनेगी, पर एक चीज ध्यान देना, दिमाग में अब से याद रखना कि जब भी इमेज इन्फिनिटी पे बनती है तो हम उसका नेचर नहीं बता सकते, वो रियल भी हो सकती है, वो इन्वर्टेड भी हो सकती है, सॉरी वर्चुअल भी हो सकती है, ये याद रखना। वेन एवर द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी इट कैन बी रियल, इट कैन बी वर्चुअल, ये याद रखना। पर लिखने के लिए हम लोग रियल लिखते हैं, पर ऐसा है नहीं एक्चुअल में। एक्चुअल में अगर हम बात करें तो इन्फिनिटी पे इमेज जब बनती है तो वो कैसी भी बन सकती है, रियल, इन्वर्टेड भी, वर्चुअल, इरेक्ट भी, ठीक है, अब से याद रखना है। केस 6 लास्ट केस, एकमात्र केस जिसमें वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो क्या है वो केस, अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है तब जो इमेज आपकी बनेगी वो मिरर के पीछे बनेगी, वर्चुअल बनेगी, और एनलार्ज्ड बनेगी, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के अबव ही बनेगी। तो पहले 5 केस में इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो बन रही है, अगले 5 केस में इमेज प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी अगले लास्ट केस में 6th केस में इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के अबव बन रही है। समझ में आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज का मतलब क्या होता है, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज का मतलब होता है कि इमेज इज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपको हेल्प करेगा नेचर डिसाइड करने में। और रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इमेज इज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, जो लास्ट केस में होगा। अपनी नोटबुक में डायग्राम देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो इमेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो बन रही है
नीचे, तब जो आपकी इमेज होगी वो रियल होगी, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है तब जो इमेज होगी दैट विल बी वर्चुअल। ठीक है, तो एक कॉनकेव मिरर रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज भी बना सकता है, वर्चुअल इमेज भी बना सकता है, ध्यान देना। ठीक है, शेविंग मिरर में हम यही यूज करते हैं क्योंकि हम जो है ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और पोल के बीच में होता है, तो इमेज आपकी कैसी बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में दो ही केस आते हैं, या तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, ठीक है, तो सपोज ये हमारा कोई कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, ये सी, ये पी। तो अगर कोई रे इंसिडेंट हुई इन्फिनिटी से तो रिफ्लेक्शन होने के बाद वो कुछ ऐसी जाएगी। ठीक है, ऐसी। क्या एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रे कहीं मिल रही है? नहीं। तो एक्चुअल में नहीं मिल रही है तो पीछे लेके जाओगे तो यहाँ कहीं से आती हुई दिखाई दे रही है। तो मैंने बहुत बार बता चुका हूँ अब कौन सा इमेज बनेगी, वर्चुअल, क्योंकि एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रे नहीं मिल रही है, कहीं से आती हुई अपीयर हो रही है। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज बनेगी, हाईली डिमिनिश बनेगी, और फिर से फोकल प्लेन में बनेगी। जरूरी नहीं है फोकस पे बने, ये तो मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिया। अगर ऐसी होती तो वो फोकल प्लेन में ऊपर नीचे कहीं शिफ्ट होती, पर बहुत छोटी बनती है आपकी। ठीक है, सेकंड केस क्या है, अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे नहीं है, यहाँ कहीं है, तब कैसी बनेगी, पैरेलल, ये ऐसी जाएगी। दूसरा ये ले लेते हैं पोल से, तो ये उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो जब पीछे लेके जाओगे तो यहाँ कहीं मिलेगी, तो ये आपकी इमेज बनेगी वर्चुअल। तो दोनों केस में कैसी इमेज बना रहा है, वर्चुअल इमेज बना रहा है। वर्चुअल का मतलब क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के अबव बनेगी। ठीक है, तो रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज का मतलब ही क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के अबव, मतलब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव से वर्चुअल कैसे डिसाइड करना है अभी देखेंगे। ठीक है, चलो अब इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए मिरर फॉर्मूला। बहुत आसान क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिस करोगे खुद ही आ जाएगा, वैसे आता ही होगा सबको ये सब। तो मिरर फॉर्मूला क्या है, बेसिकली मिरर फॉर्मूला इज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, 1/v, v इज इमेज डिस्टेंस, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f इज फोकल लेंथ। ये सब मैं नहीं लिख रहा हूँ, आता ही होगा सबको। अच्छा, अब ये लगाने के लिए आपको साइन पता होना चाहिए। तो साइन कन्वेंशन जनरली क्या होती है, ध्यान से समझना, ये पूरे चैप्टर में हम यूज करेंगे। सपोज ये कोई कर्व्ड सरफेस है, कॉनकेव मिरर, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑब्जेक्ट इस साइड रखा है, तो ऑब्जेक्ट से जो इंसिडेंट रेज आ रही हैं सपोज ये, तो आपको यही डायरेक्शन क्या पकड़नी है, पॉजिटिव। ठीक है, और इसके जो ऑपोजिट डायरेक्शन है, मतलब ये राइट वाली पॉजिटिव ले ली तो लेफ्ट वाली आपको क्या लेनी है, नेगेटिव। ठीक, अब बहुत लोगों को अभी भी डाउट होता है सर u का साइन बताओ, f का साइन बताओ, वो कैसे। अब ध्यान से सुनना, पोल को आपको ओरिजिन लेना है। ठीक है, तो पोल इज कंसिडर्ड एज ओरिजिन, किया, पोल को ओरिजिन आपने लिया। अब सारी कैलकुलेशन यहां से करो। तो क्या हमने इंसिडेंट रे वाली पॉजिटिव पहले से ही ले ली, तो ये आपको क्या लेनी है, नेगेटिव। अब सुनना ध्यान से, ऑब्जेक्ट क्या पोल से मेजर होगा, तो ये होगा u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। किस साइड है, लेफ्ट की राइट, बिल्कुल पोल से लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट की डायरेक्शन हम क्या ले रहे हैं, नेगेटिव, तो u नेगेटिव आ गया। f, फोकस, फोकल लेंथ, तो क्या इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इसी साइड बनेगा, तो फोकल लेंथ मतलब फोकस भी इसी साइड होगा आपका, तो फोकल लेंथ भी लेफ्ट साइड, p से मेजर करना है, तो वो भी क्या होगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव में वैल्यू डाल दो, सॉल्व करो, v अपने आप आ जाएगा। v सॉल्व होके अगर नेगेटिव आया, मतलब इमेज का डिस्टेंस नेगेटिव आया, मतलब इमेज लेफ्ट साइड बन रही है, मतलब रियल इमेज बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो बनेगी। समझ पा रहे हो ये सब। और अगर v सॉल्व होके पॉजिटिव आया, मतलब इस साइड आपकी इमेज बनेगी। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव हमने राइट डायरेक्शन लिया। इस साइड इमेज बनने का मतलब क्या है, वर्चुअल इमेज बनेगी, इरेक्ट बनेगी और एनलार्ज्ड बनेगी। एनलार्ज कैसे चेक करना वो आगे अभी थोड़ी देर में देखते हैं। समझ में आ गया सब। तो ये है हमारा मिरर फॉर्मूला। ठीक है, इसको थोड़ा सा और एक और तरीके से हम लिख सकते हैं। 1/u को हम लिख सकते हैं 1/f माइनस 1/v, सीधा लिख दूं, u हो जाएगा आपका fv अपॉन v माइनस f। तो अगर f और v आपको पता है, फोकल लेंथ और इमेज का डिस्टेंस, तो आप ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। या उल्टा v निकाल लोगे, v विल बी fu अपॉन u माइनस f। तो ये दोनों आपको डायरेक्टली यूज करने हैं, ये और ये। ठीक है, साइन के साथ आप वैल्यू डाल देना, आंसर आ जाएगा। सो v इज इमेज डिस्टेंस। कैसे साइन डिसाइड करना समझ में आ गया। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन पॉजिटिव लो, पोल से सारे डिस्टेंसेस मेजर करो। अगर इंसिडेंट रे के उल्टी डायरेक्शन में आप जा रहे हो तो साइन नेगेटिव आएगा, अगर इंसिडेंट रे के सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो साइन पॉजिटिव आएगा।
ठीक है, चलो अब नेक्स्ट इसमें आता है कि इमेज तो चलो हमने लोकेट कर ली कि कहाँ बनी, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ इमेज आपको किससे लोकेट करना है, मिरर फॉर्मूला से। इमेज का नेचर कैसा होगा वो कैसे डिसाइड करना है, या इमेज का साइज कितना होगा वो कैसे डिसाइड करना है। तो इसमें एक टर्म आती है दैट इज कॉल्ड लेटरल मैग्निफिकेशन। दो तरह की टर्म आएंगी, ध्यान देना, सारे लोगों को लगभग इसी में दिक्कत होती है। लेटरल मैग्निफिकेशन और दूसरी आती है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो लेटरल मैग्निफिकेशन स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। क्या होता है लेटरल मैग्निफिकेशन, दैट इज बेसिकली साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और लेटरल कब आपको लगाना है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब ऐसा अगर ऑब्जेक्ट लाई करेगा तब आपको लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन लेना है, ठीक है। लेटरल आपको कब लगाना है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। चलो, तो m का मतलब क्या होता है, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ, इसका मतलब क्या है, अगर हमें मैग्निफिकेशन की वैल्यू पता है तो उसकी हेल्प से हम इमेज का साइज निकाल सकते हैं। मतलब अगर मैग्निफिकेशन 2 टाइम्स है, कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो क्या मैं सीधा बोलूं कि इमेज जो है वो डबल साइज की बनेगी ऑब्जेक्ट से, ठीक है। और अगर मैग्निफिकेशन हाफ है सपोज, या 1/3 है, तो मैं क्या बोलूंगा, इमेज की साइज 1/3 होगी ऑब्जेक्ट की साइज से, मतलब इमेज साइज में छोटी बनेगी, ठीक है। अब इस m के दो साइन हो सकते हैं, फर्स्ट इज प्लस, सेकेंड इज माइनस, ठीक है। प्लस का मतलब है इमेज इज वर्चुअल और माइनस का मतलब है इमेज इज रियल। तो एक चीज ध्यान देना, क्वेश्चन में कभी कभी बोलता है इमेज जो है वो रियल बन रही है और 3 टाइम्स बन रही है, तो हम आपको क्या लेके सॉल्व करना है, -3, क्योंकि रियल के जो मैग्निफिकेशन होती है वो नेगेटिव होती है, वर्चुअल की मैग्निफिकेशन क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि वर्चुअल इमेज याद करो कैसी होती है कि प्रिंसिपल एक्सिस के अबव, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के अबव, तो ऑब्जेक्ट भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, और ऊपर की डायरेक्शन आप पॉजिटिव ले रहे हैं +y, तो इमेज का साइज भी पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट का साइज भी पॉजिटिव, तो m इज पॉजिटिव, इसलिए वर्चुअल इमेज का मैग्निफिकेशन पॉजिटिव लेते हैं। रियल का मैग्निफिकेशन नेगेटिव क्यों, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज का मतलब क्या है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो बन रही होगी, तो बिलो बन रही है तो मतलब नेगेटिव y, तो साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ऑब्जेक्ट का साइज अभी भी क्या, पॉजिटिव, क्योंकि वो तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा है, तो नेगेटिव बाय पॉजिटिव m आ जाएगा नेगेटिव। तो आपको सीधा याद रखना है, अगर क्वेश्चन में दिया है कि 3 टाइम्स रियल इमेज बन रही है ना, तो m क्या लेके सोल्व करना है आपको, -3, और अगर बोल दे 3 टाइम्स वर्चुअल बन रही है तो m आपको +3 लेके सोल्व करना है। अगर कुछ ना बोले तो प्लस भी हो सकती है माइनस भी, समझ में आ रहा है। अच्छा, m का एक फॉर्मूला और है लेटरल का, दैट इज -v/u, माइनस साइन मत भूलना, v इज इमेज डिस्टेंस, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सोल्व करो अपने आप साइन के साथ आ जाएगा, v साइन के साथ लो, u साइन के साथ लो। सपोज ये सोल्व होकर नेगेटिव आया तो m आपका क्या आ जाएगा, नेगेटिव, मतलब रियल इमेज बनेगी। सपोज सोल्व होकर पॉजिटिव आया तो वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है। एक लॉजिकली देखते हैं कि कैसे, देखना ध्यान से। पहले 5 केस याद है कॉनकेव में, ऑब्जेक्ट इस साइड, ठीक है, सपोज इमेज ये बनी, ठीक। अच्छा, क्या ये डायरेक्शन पॉजिटिव लोगे, क्या पोल से डिस्टेंस मेजर होंगे, क्या u का साइन नेगेटिव इस साइड, क्या v भी इसी साइड बन रही है वो भी नेगेटिव, v नेगेटिव, u नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, पर आगे क्या, नेगेटिव, तो इमेज कैसी बनेगी, रियल, m नेगेटिव आगे, देख तो रहे हो रियल बन रही है, ठीक है। और लास्ट कैसे याद है, इमेज ऐसी बनती है, ये भी देख लो, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव, तो u क्या आएगा आपका नेगेटिव, v क्या आएगा इसी डायरेक्शन में, पोल से मेजर होगा इसी डायरेक्शन में, तो v पॉजिटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, m पॉजिटिव, मतलब कौन सी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। समझ में आ गया। तो बेसिकली लेटरल मैग्निफिकेशन ये कब आपको यूज करना है, 90% केसेस में यही यूज होगा। ये आपको यूज करना है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और क्या होता है इसका मतलब, ये हमको क्या देगा, ये हमको बताएगा कि इमेज कितना टाइम्स बन रही है ऑब्जेक्ट के साइज से, ठीक है। ये हमको एक चीज और बताता है कि इमेज कौन से नेचर की बन रही है। इफ m इज नेगेटिव, इमेज फॉर्म्ड इज रियल, इफ m इज पॉजिटिव, इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। सारे कंसेप्ट मैं क्लियरली बता रहा हूं, तो अच्छे से उसको समझना, ठीक है। नोटबुक में चाहो तो फिर से पढ़ लेना, अगर इतना सफिशिएंट लग रहा है तो ये देख के अपने न्यूमेरिकल सोल्व करो जो शीट मिलेगी आपको, ठीक है। क्वेश्चंस उतने नहीं हो पाएंगे, एक टॉपिक में 1 या 2, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, उतना टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। तो लेटरल मैग्निफिकेशन क्या होता है समझ में आ गया। एक तरीका और है उसको निकालने का, क्या है, अगर हमको दोनों के साइज पता है तो मैग्निफिकेशन आ जाएगी साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, या हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है।
दूसरा तरीका और अगर हमें v और u पता है, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, -v/u, माइनस साइन मत बोलना आगे, ठीक है। वेयर v इज इमेज डिस्टेंस, u इज ऑब्जेक्ट, साइन के साथ सोल्व कर लोगे उसको। चलो नेक्स्ट आती है जिसमें लगभग हर बच्चे को डाउट होता है, दैट इज योर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। जिसको डाउट है तो देखो इसका मैं एक न्यूमेरिकल भी ले लूंगा। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन ये कब आएगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। लेटरल कब आता है, जब ऑब्जेक्ट आपका प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। लॉन्गिट्यूडनल कब आता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब कुछ ऐसा, सपोज ये हमारा कॉनकेव है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये F है, ये C है, और ये कहीं ऑब्जेक्ट है हमारा ये। अब इसमें दो केसेस आएंगे, ध्यान से समझना, ध्यान से डिफरेंशिएट करना सीखो कि दोनों केसेस में हमने क्या किया, ठीक है। ये एंड जो है, लेट्स से इट इज A, ये u1 डिस्टेंस दूर है, और ये एंड जो है ऑब्जेक्ट का, लेट इट इज B, ये आपका u2 डिस्टेंस है। केस 1 मतलब टाइप 1, ऑब्जेक्ट साइज इज नॉट स्मॉल, मतलब ऑब्जेक्ट का जो विड्थ है, ऑब्जेक्ट विड्थ बोल देते हैं, ऑब्जेक्ट विड्थ इज नॉट स्मॉल। ऑब्जेक्ट की जो विड्थ है छोटी नहीं है, मतलब सेंटीमीटर में है, फोकल लेंथ सेंटीमीटर में मान लो 20 और ये आपकी है 5, तो नेग्लिजिबल नहीं है ना। तो ऑब्जेक्ट की विड्थ अगर छोटी नहीं है तब आपको इसकी इमेज कैसे फॉर्म करनी है। क्वेश्चन आता है कि अगर ऑब्जेक्ट का विड्थ इतना है 5 सेंटीमीटर, बताओ इमेज का विड्थ कितना होगा, ठीक है। तो आधे लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि करना क्या है। क्या करना है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले अगर ऑब्जेक्ट का साइज, ऑब्जेक्ट की विड्थ छोटी नहीं है तो आपको क्या करना है, पहले एंड की इमेज अलग बनाओ, दूसरे एंड की इमेज अलग बनाओ, दोनों को लोकेट करो, दोनों इमेजेस के डिस्टेंस को माइनस करो, आपको क्या मिल जाएगा, इमेज की विड्थ। सही है, कहना क्या चाह रहा हूं मैं, ए एंड की अलग इमेज बनाओ। कैसे बनाओगे, क्या ए के लिए आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, क्या फोकल लेंथ क्वेश्चन में दी होगी, तो उससे मिरर फॉर्मूला यूज करके आप क्या, साइन डाल के मिरर फॉर्मूला यूज करके आप क्या निकाल लोगे, v1, v1 इज इमेज ऑफ a। सिमिलरली बी एंड की इमेज बनाओ, तो बी के लिए आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u2 पता है, फोकल लेंथ क्वेश्चन में दी होगी, तो आपको क्या मिल जाएगा, v2 बराबर। और कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, ध्यान से समझना, ये कुछ बनेगा a डैश और ये कुछ बनेगा b डैश, ये a डैश और ये आपका b डैश। ऐसे ही बनेगा कि उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा ना, ये a डैश और ये आपका b डैश। वो तो आप वैल्यू डालोगे खुद भी दिख जाएगा, ठीक है। अच्छा, और लॉजिकल है ना, जितना पास उतना दूर बनेगा, तो a पास में है तो उसकी इमेज दूर बनेगी। अच्छा, अब a की जो हमने इमेज बनाई, कैसे बनाई, मिरर फॉर्मूला यूज करके, u1 हमको पता था, f हमको पता था, तो a की इमेज सपोज v1 डिस्टेंस दूर बनी, ठीक है। सिमिलरली b की जो इमेज बनी वो सपोज v2 डिस्टेंस बनी। वो कैसे निकाली हमने, b के लिए हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता था, फोकल लेंथ पता था, तो इमेज की विड्थ कितनी होगी बोलो, इमेज विड्थ विल बी v1 माइनस v2, ठीक है, समझ में आ गया। तो दो केसेस हैं, अगर ऑब्जेक्ट का विड्थ छोटा नहीं है तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट के दोनों एंड की इमेजेस बनाओ, उसको लोकेट करो, और उन इमेजेस का डिस्टेंस का जो डिफरेंस होगा, जैसे इसमें v1 v2 का जो डिफरेंस था, वही आपको क्या दे देगा, इमेज का विड्थ। समझ में आ गया। तो कैसे निकालते हैं इसको, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन से। क्या होता है बोलो, विड्थ ऑफ इमेज, जैसे उसमें हाइट था, डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब आपको अगर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन पता है और ऑब्जेक्ट की विड्थ पता है तो आप क्या निकाल सकते हो, इमेज की विड्थ। जनरली पता होती नहीं है, जनरली आपको निकालनी पड़ती है विड्थ ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट की दी होती है, दोनों का रेशो लेके लॉन्गिट्यूडनल पूछेगा आपसे, बताओ कितना है, कर लोगे सॉल्व। तो लॉन्गिट्यूडनल अगर 2 आया तो क्या मैं क्या बोलूंगा, इमेज की जो विड्थ बनेगी वो डबल बनेगी ऑब्जेक्ट से। तो अगर ऑब्जेक्ट की विड्थ 5 सेंटीमीटर है तो इमेज की विड्थ बनेगी 10 सेंटीमीटर। ये समझ में आ गया। तो अगर ऑब्जेक्ट का साइज छोटा नहीं है तो आपको दोनों एंड की अलग अलग इमेज बनानी पड़ेगी, उसको लोकेट करना पड़ेगा, तब जाके आपको इमेज की विड्थ मिलेगी। समझ में आ गया। केस 2 जो ज्यादातर पूछा जाता है, इफ ऑब्जेक्ट विड्थ इज वेरी स्मॉल, मतलब फोकल लेंथ आपको, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको
क्या दिए हुए हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दिए हुए हैं सेंटीमीटर में, फोकल लेंथ सेंटीमीटर में, और ऑब्जेक्ट की विड्थ मिलीमीटर में दी गई है। ठीक है, कुछ ऐसा। ये हमारा कॉनकेव मिरर, सपोज इसकी फोकल लेंथ दी हुई है 30 सेंटीमीटर, और क्वेश्चन में गिवन है ये ऑब्जेक्ट रखा है प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग। ठीक है, इसकी विड्थ दी हुई है 2 mm, कितना छोटा है सोचो। तो ये केस 2 हो गया, वो केस 1 था। और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अब आधे बोलेंगे सर 10 कौन से एंड से, क्या फर्क पड़ता है, ये तो नेग्लिजिबल है ना। तो जब भी नेग्लिजिबल है ऑब्जेक्ट का विड्थ, ठीक है, बाकी डिस्टेंसेस के कंपैरिजन में, तो u आपको जो दिया गया है सिर्फ वही लेना है, मतलब -10। एक ही u दिया गया होगा, इसमें आपको दो दो u दिए गए होंगे, इसका भी। जैसे एंड ए बोल देगा क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर दूर है और इसकी विड्थ है 5 सेंटीमीटर, तो ए के लिए u हो गया 10, बी के लिए u हो गया 15। तो 10 से इमेज बनाओ उसकी, 15 से बी की इमेज बनाओ, आपको विड्थ मिल जाएगी उसकी। समझ में आ रहा है। दूसरा केस, अगर ऑब्जेक्ट की विड्थ बहुत छोटी है तो आपको u एक ही दिया होगा, तो दोनों एंड के लिए आपको वही लेना है, इस एंड के लिए भी और इस एंड के लिए भी, क्योंकि ये नेग्लिजिबल है आपका। समझ में आ रहा है। तब आपको कैसे करना है, क्या आप ऐसा करोगे, इसकी इसकी 10 सेंटीमीटर के हिसाब से इमेज बनाओगे और इसकी 10.2 सेंटीमीटर के हिसाब से, तो वो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो उस केस में आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। क्या 1/v प्लस 1/u होता है 1/f, बराबर, डिफ्रेंशिएट करो पार्शियल, -1/v² dv -1/u² du, f क्योंकि कांस्टेंट है फोकल लेंथ, दैट विल बी 0। कितना हो गया बोलो, dv/du, सोल्व कर लेना रीअरेंज करके, दैट विल बी -v²/u²। सही है। और v/u क्या होता है, -v/u क्या होता है, मैग्निफिकेशन, लेटरल मैग्निफिकेशन। तो कितना हो जाएगा आपका -m²। ठीक है। अच्छा, v क्या है, इमेज डिस्टेंस, u क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 10। तो 10 आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया, आपको दूसरे एंड से लेना देना है ही नहीं इसमें, केस 2 में। ऑब्जेक्ट की विड्थ अगर बहुत छोटी है तो u आपको दिया गया 10 सेंटीमीटर, वो क्वेश्चन में देगा। फोकल लेंथ आपको दी गई है 30, क्या मिरर फॉर्मूला यूज करोगे 1/v प्लस 1/u साइन के साथ, क्या वहां से v आ जाएगा, v इसमें डालो, u इसमें डालो, और स्क्वायर लगा तो साइन की कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आपको क्या मिल जाएगा dv/du। अब ये dv क्या है, ये dv क्या है, ये dv इज विड्थ ऑफ इमेज। बहुत छोटी है इसलिए इसको हम dv बोल रहे हैं, एक्चुअल में v2 माइनस v1 है वो, पर बहुत छोटी है इसलिए dv बोल रहे हैं। और du क्या है, विड्थ ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे इस केस 1 में इमेज की विड्थ हमने लिखी थी v1 माइनस v2, क्योंकि वो छोटी इमेज नहीं थी इसलिए हमने माइनस किया था। पर यहाँ पे क्योंकि छोटी इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट छोटा होने की वजह से, तो dv उसको डिनोट किया, इसको du डिनोट किया, मतलब ये आपका du है, ये जो 2 मिलीमीटर था छोटा सा, ये du है। ठीक है। और सिमिलरली इमेज बनेगी, ठीक है, वो उसकी विड्थ कितनी है dv, उसकी लेंथ कितनी है dv। सही है। तो बेसिकली मैंने क्या किया, u मुझे पता था, f पता था, v निकाल लिया, इसमें डाल दिया। dv चाहिए मुझे, विड्थ ऑफ इमेज या लेंथ ऑफ इमेज, du मुझे पता है क्वेश्चन में 2 mm, वैल्यू डाल दो आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। तो ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए, बहुत लोगों को इसमें डाउट था कि सर वो कब यूज़ करते हैं, ये कब यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ये तो जनरल है जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं, पहले एंड की इमेज बनाओ, दूसरे एंड की इमेज बनाओ, दोनों इमेजेस को लोकेट करो, डिफरेंस लो, तो आपको लेंथ ऑफ इमेज मिल जाएगी। ये कब यूज़ करना है, जब इमेज का साइज, इमेज की लेंथ, ऑब्जेक्ट की लेंथ छोटी नहीं है, नेग्लिजिबल नहीं है। ठीक है, वो क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाएगा। ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट की लेंथ नेग्लिजिबल है तो आपको डिफरेंशिएशन का यूज़ करना पड़ेगा। तो रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट क्या आया, ध्यान से सुनना। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इज लेंथ ऑफ इमेज, या विड्थ ऑफ इमेज भी बोल देते हैं, डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। और अगर वो बहुत छोटा है ऑब्जेक्ट तो वो हो जाएगा dv/du, और वो हो जाएगा -v²/u², और वो हो जाएगा माइनस लेटरल मैग्निफिकेशन का स्क्वायर। ठीक है। तो u क्वेश्चन में दिया होगा, u मिरर फॉर्मूला के हेल्प से v निकालो, ये आ गया। du भी क्वेश्चन में दिया होगा ऑब्जेक्ट की लेंथ, तो dv आ जाएगा वहां से। आ गया समझ। चलो लास्ट टॉपिक, जैसे हमने प्लेन मिरर में पढ़ा था कि अगर ऑब्जेक्ट मूव करने लगे, वैसे क्वेश्चन आता नहीं है उसका। अच्छा, इसके एक दो क्वेश्चन कल के लेक्चर में हम देख लेंगे, नहीं तो आज का लेक्चर बड़ा हो जाएगा। ठीक है। कल हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस, इसके एक दो क्वेश्चन देख लेंगे 2-3-4 मिनट में कल के लेक्चर में। ठीक है। वैसे क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, आप खुद से कर लो, हम सिर्फ कंसेप्ट रिवाइज कर रहे हैं कि क्या है। ठीक है। तो ये पोल है, ये फोकस है, ये सी है। ठीक है। तो मैंने उस केस में पढ़ा था
कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इमेज कितने से मूव करेगी। तो ध्यान देना, सपोज इसमें ऑब्जेक्ट ऐसा मूव कर रहा है, जनरल एक ही में सब पढ़ लेते हैं, तो ये होगा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, ये होगी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, मतलब मिरर के परपेंडिकुलर, मतलब अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस और परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे उसमें था। ठीक है, तो जितनी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, याद करो प्लेन मिरर में इमेज की वही होती थी, पर यहां पे वो नहीं होगा। यहां पे क्या होगा, इमेज की वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन दैट विल बी मैग्निफिकेशन लेटरल, लॉन्गिट्यूडनल में एल लिखते हैं नीचे, इनटू ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, वाई लिखना है वाई लिख लो, या परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस लिखना है वो लिख लो। ठीक है, तो मतलब मैग्निफिकेशन कितना हो गया, माइनस वी बाई यू इंटू वी ओ वाई। तो अब इसमें मुझे सोच के बताना, अगर मेरी इमेज रियल बनेगी, रियल मतलब इसी साइड, तो सोच के देखो, अगर ऑब्जेक्ट ऐसा भाग रहा है तो इमेज नीचे भागेगी ना, लॉजिकल है। ऑब्जेक्ट अगर ऐसा भाग रहा है 5 मीटर पर सेकंड, तो इमेज नीचे भागेगी, 5 से नहीं भागेगी क्योंकि बीच में मैग्निफिकेशन भी लगा हुआ है। तो अगर ये 5 से भाग रहा है तो ये 5 से नीचे नहीं भागेगी, कितने से भागेगी, इससे निकाल लो। अब सोच के देखना, रियल इमेज अगर बन रही है, क्या एम नेगेटिव आएगा, नेगेटिव साइन क्या बताएगा कि मान लो एम आ गया -2, डबल साइज की रियल इमेज बन रही है, तो क्या बोलोगे तुम, इमेज की वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी, -2 टाइम्स ऑब्जेक्ट की वाई में, मतलब अगर ऑब्जेक्ट 5 से ऐसा जा रहा है तो इमेज नीचे भागेगी 10 से। समझ में आ रहा है, पक्का। और अगर इमेज वर्चुअल बनी, मतलब पीछे की साइड बन रही है, तो जितने से ऊपर भाग रहा है, मतलब मान लो 5 से भाग रहा है, तो ये ऊपर भागेगा, ये भी ऊपर भागेगा किसी और स्पीड से। वो कैसे निकालोगे, मैग्निफिकेशन निकाल लो, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गए। चलो, एक्स में क्या फंडा है, एक्स में फंडा है वेलोसिटी ऑफ इमेज इन एक्स डायरेक्शन दैट विल बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेटरल का इनटू ऑब्जेक्ट की एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, मैग्निफिकेशन का स्क्वायर। ठीक है, पर ध्यान देना, ये सिर्फ और सिर्फ आपको क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, स्पीड बताएगा ये आपको। डायरेक्शन आपको कैसे डिसाइड करनी है, लॉजिकल है वो, ध्यान से सुनना। ये फॉर्मूला सिर्फ आपको यूज करना है स्पीड का मैग्नीट्यूड निकालने, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, कि मतलब अगर ऑब्जेक्ट इस साइड भाग रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, तो इमेज कितने से भागेगी, वो इससे यूज करना है। कैसे यूज करोगे, एम की वैल्यू डाल दो बराबर, उसका स्क्वायर कर दो। एम की वैल्यू कैसे निकालोगे, -v/u से। u आपको दिया होगा क्वेश्चन में, f आपको दिया होगा, v निकाल लेना। तो m की वैल्यू निकाल दो -v/u से, उसका स्क्वायर कर दो और इस फॉर्मूले में वैल्यूज डाल दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, इमेज की। ऑब्जेक्ट का आपको साइन के साथ नहीं डालना है, ऑब्जेक्ट मान लो 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, तो 10 डाल दो, m स्क्वायर डाल दो, इमेज की मिल जाएगी। मिली यहां तक। अब वो किधर भागेगी वो आपको लॉजिकली डिसाइड करना है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द मिरर भाग रहा है, तो मिरर किधर भागेगी, अवे फ्रॉम द मिरर। if object is moving towards the mirror, तो क्या होगा, image will move away, और अगर ऑब्जेक्ट अवे जा रहा है तो इमेज टुवर्ड्स द मिरर जाएगी। समझ में आ गया सबको, तो ये सब आना चाहिए। तो इस फॉर्मूले से आप मैग्नीट्यूड बता सकते हैं, और वाई वाले से आप दोनों चीज बता सकते हैं, किधर जाएगा, किस स्पीड से जाएगा। ठीक है, और इससे सिर्फ क्या बता सकते हैं, किस स्पीड से जाएगा। तो ये दो चीजें हैं, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ये यूज करना है, परपेंडिकुलर टू पी ए, ठीक, और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आपको ये यूज करना है। मैग्निफिकेशन एम कैसे निकालोगे, -v/u से, v इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कर लोगे सॉल्व, चलो। और लॉजिकल है, अगर आप डायरेक्शन नहीं भी इन सब से आ पाए, वैसे इससे तो आ ही जाएगी, अगर डायरेक्शन नहीं भी आए कि कौन किधर भाग रहा है, तो आप लॉजिकली बता सकते हैं कि अगर ये ऊपर भागेगा तो इमेज किधर भागेगी। ऑब्वियस सी बात है, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज अगर बन रही है, तो अगर ऑब्जेक्ट ऐसा भाग रहा है तो इमेज नीचे भागेगी। समझ में आ रहा है। और रियल की वर्चुअल बननी है, तो ऑब्जेक्ट अगर ऐसा भाग रहा है तो इमेज भी ऊपर भागेगी, उसी स्पीड से नहीं भागेगी। प्लेन मिरर में क्या था, जिससे भाग रहा था उससे भाग रहा था, पर इसमें ऐसा नहीं है, इसमें मैग्निफिकेशन भी आ रहा है साथ में। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला लेक्चर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ऐसे ही हम 3 लेक्चर और में ये पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके कुछ क्वेश्चन 2-3, ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन, और जो अभी तक हमने पढ़ा वैसे खुद से भी कर सकते हो। मेन है हमारा, मेन टारगेट क्या, कंसेप्ट अब रिवाइज करना। ठीक है, तो प्लान आप लोगों को दिया गया है कि किस दिन कौन सा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपके लेक्चर अपलोड हो जाएंगे डेली। सिर्फ आप
कंसेप्ट सीखो, कंसेप्ट्स को रिवाइज करो, ठीक है। अभी हम पूरा रिवाइज नहीं कर सकते हैं, न्यूमेरिकल के साथ, डेरिवेशंस के साथ, वो सब नहीं कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, सारे के सारे कंसेप्ट जो चैप्टर में यूज होंगे, सारी थियरी जो है वो वापस रिवाइज करेंगे। उसको नोटबुक से पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, अगर उतना टाइम है, ठीक है। बहुत ज़्यादा वीक है वो टॉपिक तो आपको नोटबुक से पढ़ना ही पड़ेगा। यहाँ से समझो, फिर नोटबुक से पढ़ो, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला लर्न करो, कैसे अप्लाई करना है वो देखो, और फिर शीट्स को सोल्व करो, ठीक है। और नीट और मेंस बहुत ज़्यादा मुश्किल कभी नहीं आता है, ठीक है। पर ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, चाहे वो नीट हो और मेंस में 1 क्वेश्चन आएगा, ध्यान देना है, ठीक है। सीईटी में सिमिलरली उसमें भी 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये है आपका पहला टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें हमने प्लेन मिरर पढ़ा और फिर हमने कर्व्ड सरफेस मतलब कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ 1-2 क्वेश्चन इसके देखेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस, स्नेल्स लॉ, प्रिज्म। नेक्स्ट लेक्चर में एक टॉपिक आएगा प्रिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब नीट में तो हर साल क्वेश्चन आता है उसका, हर साल। उसमें कुछ फॉर्मूले हैं, वो सब आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।